ऑल माय सीएमए फाइनलिस्ट, कैसे आप लोग सब, कैसी चल रही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की पढ़ाई। आई होप यू गाइस आर जस्ट डूइंग फैंटास्टिक। एंड अगर आपको पता है, हमने सेक्शन ए पूरा कंप्लीट कर लिया, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा एग्जाम में। एंड आई होप तुमने भी उसको पूरा अभी तक में कंप्लीट कर लिया है। नहीं किया है तो फटाफट कंप्लीट कर लो, ताकि जब हम मार्च में इसका रिवीजन स्टार्ट करें तो आप में से किसी भी बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं हो कि मैम हमने तो अभी तक रेगुलर बैच ही नहीं किया। तो इंश्योर कि आप इसको फटाफट पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आप अपना सिलेबस टेंटिवली हम प्लानिंग कि अगर आप 15 मार्च तक अच्छे से कर लो तो हम आगे की ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम सिर्फ रिवीजन में डालेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं हम सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलो, सेक्शन ए, मैं एक बार आपके सामने आपका मॉड्यूल दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने ऑलरेडी पहले भी कहा है, बट दोबारा कह देती हूँ। आपके मॉड्यूल में 6 सेक्शन है, ए बी सी डी ई एफ। मैं कैसे पढ़ाने वाली हूं ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, फिर से कह रही हूं। सेक्शन ए हमारा क्या हो चुका है बच्चा, कंप्लीट। मैं जानबूझ के मॉड्यूल से करा रही हूं, दिखा मतलब करा इन द सेंस दिखा रही हूं, ताकि आपको ये तसल्ली हो कि 100% मॉड्यूल में जो दिया है वो हम कर रहे हैं। एंड मैं यहां रुकने वाली नहीं हूं। आपका मॉड्यूल इतना बेकार है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इतने बेसिक है, अगर सिर्फ वो करके जाओगे आप पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। दैट इज इनफ, नॉट सॉरी इनफ नहीं, नॉट इनफ फॉर यू टू कंप्लीट योर एग्जाम, स्पेशली फाइनल लेवल के। अगर आप इंटर में होते तो मैं कहती मॉड्यूल पूरा कर जाओ, मोर देन एनफ है। फाइनल के सीएफआर जैसे सब्जेक्ट में उनकी लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन है आपसे, इसलिए उसमें हम आगे के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस ये इंस्टीट्यूट के भी मैंने लिए, वो आपने ऑलरेडी इंडेक्स में देख लिया होगा। चलो, अब आपका आता है सेक्शन बी, जो मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है आफ्टर सेक्शन ए कंप्लीट करने के बाद, बिकॉज एक तो ये ईजी है, फटाफट बच्चों को समझ आ जाता, कम लेक्चर्स में, कम मेहनत में, इजी स्कोरिंग, 15 मार्क्स आराम से आपकी झोली में। 25 मार्क्स इधर से, 15 मार्क्स इधर से, 40 मार्क्स आपका सीएफआर आपको दिला देगा। बट और ज्यादा इसको कंफर्टेबल जोन में रखते, एकदम रिस्क फ्री रहने के लिए, ताकि हम 1% भी अपने सब्जेक्ट साथ रिस्क ना ले। मैं बच्चों को करवा देती हूँ सेक्शन डी का, सेक्शन ई और एफ का, ये दोनों चैप्टर। तो मेरी जो अगली बुक आपको मिलेगी उसमें मिलेगा सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन एंड उसकी थ्योरी, सेक्शन ई के क्वेश्चन एंड उसकी थ्योरी, सेक्शन एफ एंड उसके क्वेश्चन उसकी थ्योरी। तो मैं आपको 3 बुक दूंगी, मैंने आपको प्रॉमिस किया था। एक बुक आप तक पहुंच गई जिसमें मैंने सिर्फ सेक्शन ए कवर किया है, दूसरी बुक में सेक्शन बी, सेक्शन ई, सेक्शन एफ कवर करूंगी। बिकॉज इससे क्या होगा, इससे आपके ऑलमोस्ट 25% मार्क्स फिर से आपके ग्रिप में हो जाएंगे। मतलब मैं कह रही हूं ना बेटा, देखो ना, 10 10 20 35% आपके मार्क्स ग्रिप में हो जाएंगे। 25 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, 35 आपकी झोली में, 60 मार्क्स का सिलेबस आपके इजी गोइंग है, आराम से मैनेज होगा, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड जहां आप थोड़ा सा अटकते हो वो सेक्शन सी और डी है। आई अग्री, यहां अटकोगे, हम पूरी जान लगाएंगे इसको समझने के लिए, बट ये हमारा मार्क्स स्कोरिंग पार्ट होना ही नहीं चाहिए। इसको हम फेब में तसल्ली से करेंगे, बिकॉज यही 2 चैप्टर है जो आपके बाकी रह जाएंगे, बाकी सब का सब मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो फिर से एक बार मैं कह रही हूं, मेरा सीक्वेंस क्या होने वाला है। मेरा सीक्वेंस सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, फिर आपके इंस्टीट्यूट का सेक्शन बी, सेक्शन ई, सेक्शन एफ उठाऊंगी, जो हार्डली से हार्डली आई थिंक नेक्स्ट 15 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो बचा हुआ टाइम है, दिल से तसल्ली से पूरी जान लगा के सेक्शन सी और सेक्शन डी को देंगे, बिकॉज उससे वो बड़ा कंसोलिडेशन का सम आता है। पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, पता नहीं किस किस भाषा में उस सम को घुमाते हैं, उससे बहुत सारी बातें हैं बेटा। उन सारी बातों को करने के लिए यू नीड एम्पल टाइम बट रिलैक्स माइंड। तो मैंने क्या सोचा, पहले तुम्हारे 60 मार्क्स हमारी झोली में सिक्योर कर देती हूँ, उसको पढ़ के आराम से तसल्ली से कर लेते हैं। फिर रही 40 मार्क्स की बात, उसको जिस बच्चे को जिस लेवल से उसको पढ़ना है, जिस इंतो से पढ़ना है, उसको पढ़ेंगे, कोशिश तो करेंगे अच्छे से करने का। फिर भी भाई दिमाग है ना, नॉर्मल लोग हैं, सब कुछ दिमाग में नहीं जा सकता। हम अपने आप को उन रैंकर, फर्स्ट रैंकर से नहीं कंपेयर करेंगे। आप कहोगे मैम आप रैंकर होके बोल रहे हो, बेटा मेरी बात छोड़ दो, हो गई आ गई मुझे रैंक, बट अगर नॉर्मल एवरेज बच्चों की बात करूं, उनको उतना ही पढ़ना है जितने वो पास हो जाए। तो अगर आप मॉड्यूल बी, ई और एफ कर लेंगे, ट्रस्ट में आपका सीएफआर क्लियर हो जाएगा। रही बात सी और डी की, सी और डी को करेंगे, आराम से करेंगे, टाइम लगा के करेंगे, 100% कोशिश करेंगे समझने का। अगर कुछ 19-20 नहीं समझा, इट्स ओके, उसका ज्यादा लोड नहीं लेंगे। बट अभी जितना समझाया वो पूरा समझेंगे, यहां पर इग्नोर का कोशिश नहीं करेंगे, कुछ भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं।
100% एकदम पूरा का पूरा पढ़ के जाना है, कुछ भी छोड़ के जाना नहीं है। चलो, तो आज मैं सबसे पहले आपके स्टार्ट करने वाली हूँ जो चैप्टर है वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक्सट्रीमली इजी, मतलब क्या बोलूं मैं इस चैप्टर के बारे में। इंस्टीट्यूट ने ये क्यों बनाया? ऑब्वियसली बनाना चाहिए, बैलेंस्ड पेपर होना चाहिए, डिफिकल्ट भी, इजी भी, मिडिल लेवल के क्वेश्चंस भी होने चाहिए। ये मैं कहूंगी इजी की कैटेगरी में जाता है। बट फाइनल के बच्चे एकदम इजी तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ इसमें डिफिकल्टी लेवल इंस्टीट्यूट डालता है। और मैं चाहती हूं आप मेरे साथ को एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनो। कुछ भी पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है, पहले उस दिमाग को शांत रखना, रिलैक्स रखना। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है इस गुडविल के सबका जवाब दूंगी, बट इस चैप्टर को पढ़ते वक्त रिलैक्स रहना। अगर आपने गुडविल के चैप्टर में गड़बड़ी की ना बेटा, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आपका पक्का गड़बड़ हो जाएगा। एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर श्योर बनता है, आता ही आता है। टर्न करके देख लो किसी साल का भी पेपर। तो गाइज सिर्फ आज के लिए अगले 40 मिनट्स शांत होके सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे जो बातें मैं आपके साथ करने वाली हूं। एंड आज मैं अपने कोई पीडीएफ को रीड नहीं करूंगी, मैं अपने कोई नोट्स नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज गुडविल में एज सच कोई लंबा चौड़ा नोट्स बनता ही नहीं है। अगर आप मेरी बात करोगे ना बेटा, अगर मैं रियलिटी आपको बताऊं, इन डेज की बुक में ज्यादा नोट्स हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट्स है, ज्यादा कंटेंट है, बट अब आगे के चैप्टर्स टोटली एक प्रैक्टिकल चैप्टर्स बन रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन ज्यादा होंगे बट योर कॉन्सेप्ट्स विल बी लेस। एंड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैं बुक में मार्क करके नहीं पढ़ाने वाली। मैं चाहती हूँ हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अपने हाथ से लिखेंगे, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, अपने तरीके में। और आपको जो पसंद लैंग्वेज है ना, मैं उसी लैंग्वेज में लिखती हूँ। मैं ऐसी लैंग्वेज लिखती हूँ ताकि एग्जाम से पहले जब आपको रिवाइज करना हो तो आप उसको पढ़ के जाइए, आप फटाफट उसको समझ के जाइए, आपके लिए एग्जाम ईजी पड़ेगा। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सेक्शन बी का सबसे पहला चैप्टर। एंड मेरे हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बनेगा सेक्शन बी का। इसकी क्लैरिटी से वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में बहुत क्लैरिटी आती है, एंड बाकी पार्ट तो बहुत ईजी है, वहां ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, एंड ट्रस्ट में लगेगा भी नहीं। चलो, क्या तैयार है सारे बच्चे? क्विकली बोलेंगे यस मैम। बच्चे एक चीज से मैं बहुत नाराज हूं। मैं आपको कितनी बार मैसेज या फोन करके पूछती हूँ, बच्चों पढ़ाई कैसी चल रही है, समझ आ रहा है ना, कुछ डाउट्स है तो प्लीज पूछो। बट मुझे ऐसा लगता है अगर मैं आपकी फैकल्टी हूं, मैं आपकी गुरु हूं, मैं आपकी मेंटर हूं, मुझे इतना ख्याल रखने की इच्छा है आपकी, तो आप भी थोड़ा सा एक अच्छा मैसेज डाल दीजिए कि मैम समझ आ रहा है, चीज़ें क्लियर है, या कहीं पर डाउट्स है वो हम सोचते हैं, बिकॉज आपने हमें कहा है दिमाग को चलाओ चलाओ चलाओ, ट्रिगर करो, तो अपने आप आंसर मिल जाता है। एटलीस्ट कोई एक मैसेज और एक मेल तो आपका मुझे मिल सकता है, एंड आई होप वो आप मेरे को फटाफट मैसेज या मेल करेंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। चलो, चैप्टर का नाम लेंगे। एंड क्या बेटा, इस चैप्टर का नाम लेते हुए, भगवान का नाम लेते हुए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहले तो बात समझेंगे गुडविल होता क्या है। गाइस, गुडविल होता क्या है? आई नो इनटैंजिबल एसेट्स में भी ये बातें की है, वापस कर रही हूँ। इसके इंडेस में भी ये बातें की है, वापस कर रही हूँ। पार्टनरशिप में भी आपने ये बातें की है, वापस दोहरा रही हूँ। एंड आपको पता है, एंड यहां सिर्फ और सिर्फ गुडविल, बाकी इंटैंजिबल एसेट्स का वैल्यूएशन नहीं पढ़े, सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या पढ़े? गुडविल। चलो, मैं आपसे दो चीज पूछती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, मैं 10 साल से अकाउंट्स पढ़ा रही, मैं 15 साल से बहुत अच्छा अकाउंट्स पढ़ा रही, ये मुझे लगता है, और मैंने एकदम से किसी को बोला आपको पता है क्या मेरी मार्केट में गुडविल 1000 करोड़ है, तो सामने वाला क्या बोलेगा? मैम पागल वागल हो गए क्या, ये 1000 करोड़ की फिगर किधर से आई? 500 करोड़ भी आपका गुडविल हो सकता है, 2000 करोड़ भी हो सकता है, वाई 1000 करोड़ ओनली, ये किधर से लेके आए? मैं कहूंगी मुझे लग रहा है। आप क्या कहोगे? मैम लगने को तो मुझे लग रहा है, मैं प्रधानमंत्री हूं इस इंडिया का, कंट्री का, तो क्या मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा का? तो गाइस, अकाउंट्स में लगने का फेरा नहीं देखते, आपको क्या लग रहा है वो मैटर नहीं करता। तो याद रखना, अगर आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, यू फील इट, लाइक आई फील कि एकत्वम बहुत बड़ा ब्रांड है, नो डाउट इट इज अ बिग बिग ब्रांड, बट फील करने से आप उसको अपनी बैलेंस शीट में नहीं ले सकते हो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। एम आई क्लियर? बट मान लो एकत्वम को, एकत्वम के सारे फैकल्टीज, एक से बढ़कर एक फैकल्टी, एंड इट हैज बिकम अ ह्यूज बिग ब्रांड, एंड कोई इन्वेस्टर या कोई बंदा
हमारे ब्रांड में पैसा लगाना चाहता है, हमारे एकत्वम में अपना पैसा डालना चाहता है, जहां पर वो एकत्वम की पूरे बिजनेस को खुद अपने अंडर लेना चाहता है, हमारे सारे असेट्स, लायबिलिटीज, फैकल्टीज, एवरीथिंग ही वांट्स टू एक्वायर। मान लो हमारे बिजनेस के सारे असेट्स वर्सेट्स मिला के 250 करोड़ बनता है, बट हम इन्वेस्टर को कह रहे हैं कि हम आपसे 5050 करोड़ चाहते हैं। इन्वेस्टर कहेगा भाई आपकी नेट वर्थ तो 250 करोड़ है, आप किस बात का मुझसे 5050 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। अगर कोई कंपनी आपको खरीद रही है, करेक्ट, तो उस केस में जब कोई कंपनी आपको खरीद रही है तो आप उससे जो ज्यादा पैसा मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो? बिकॉज आप मार्केट में एक बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू होल्ड कर रहे हो, आपका बहुत नाम है, आपके नाम के कारण ही तो बच्चे आपसे पढ़ने आ रहे हैं। इस ब्रांड के कारण मैक्सिमम सीए सीएम में जितने भी अदर कोर्सेज है 11th 12th सबका बच्चा हमसे जुड़ता है। इस कारण से हम आपसे ज्यादा मांग रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा मैं मांग रही हूं, अगर आप 250 करोड़ में ये जो एक्स्ट्रा पैसा मांग रही हो, दिस इज 2550 करोड़। ये जो इन्वेस्टर देता है, ये किस बात का देता है? ये देता है गुडविल का। और ये गुडविल इन्वेस्टर क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। दिस ब्रांड ही इज परचेजिंग, ये गुडविल ये हमसे ले रहा है। और इस गुडविल को जो हम दे रहे हैं सामने वाले को, और जो ले रहा है, ये जो गुडविल वो ले रहा है, दिस परचेज गुडविल को बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अगर एकत्वम बिका नहीं है, सिर्फ नॉर्मली कह रहा है हमारी ब्रांड बहुत है, हमारा ब्रांड बहुत है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई एंट्री नहीं होगी, कोई वैल्यूएशन नहीं होगा, कोई मेजरमेंट नहीं होगा। बट अगर हम बिक रहे हैं एंड कोई सामने वाला हमें खरीद रहा है, तो उस केस में जब हम अपने ब्रांड की वैल्यू से ले रहे हैं, तो सामने वाला जो इस गुडविल को खरीद रहा है, इसको बोलते हैं परचेज गुडविल। और ये जो गुडविल आप खरीदोगे, किसी और का ब्रांड आप लोगे, उसका वैल्यूएशन इस चैप्टर में सीखना है। एम आई क्लियर? इसका वैल्यूएशन हमें इस चैप्टर में आपको सिखाना है, जिसके बहुत सारे तरीके हैं। बचपन में आपने बहुत सिंपल तरीके से सीखा था कि अगर नेट असेट और परचेज कंसिडरेशन में अगर डिफरेंस हो, तो वो डिफरेंस को गुडविल बोलते हैं। याद करो, हमने सामने वाले के असेट खरीदे, हमने सामने वाले की लायबिलिटी ली, बदले में शेयर्स दिया, और उसमें जो भी डिफरेंस अगर डेबिट साइड आता है, दैट इज नथिंग बट द गुडविल वी हैव परचेज्ड। याद है क्या बच्चों? याद है क्या बच्चों? तो बट बेटा वहां पर चीजें बहुत आसान थी, तब आप इंटर के बच्चे थे। अब आपका ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक फाइनल के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा, जहां पर इंड एस के बेसिस पे ये पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। यहां पर आपको डिटेल में एक एक बातें बताई जाएगी कि आप अपने गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हो जब आपको अपने आप को बेचना होता है। जब कोई एक्वायर कंपनी आपकी कंपनी को लेगा, तो गुडविल का वैल्यूएशन दोनों मिलके कैसे करेंगे, आपस में उसको कैसे डिस्कस करते हैं, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो याद रखना, यहां पर हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात नहीं कर रहे, हम उस गुडविल की बात कर रहे हैं जब हमारा ब्रांड बिक रहा है और सामने वाला उसको खरीद रहा है, उसके मेजरमेंट के, उसके वैल्यूएशन की बात हम कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट्स, बट अगर हमारा बिजनेस कोई खरीद रहा है, हमारी मेहनत जो इतने साल से हमने की, जिस कारण से हमने ये ब्रांड क्रिएट किया, वो ब्रांड अगर अब किसी और को हमें देना है, तो हमने जिस मेहनत की, इस मेहनत के बदले में हम सामने वाले से क्या लेते हैं? पैसे। सेम चीज जैसे पार्टनरशिप में करते थे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रहते थे बिजनेस में, जब भी कोई नया पार्टनर आता था, हम कहते थे भाई जब तू आएगा बिजनेस में, तो हमारे बने बनाए ब्रांड को यूज करेगा, जो हमने अपनी मेहनत से बनाई थी, तो हमारी मेहनत के ब्रांड के पैसे थोड़े से पहले आपको देने पड़ेंगे। याद करो, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज ओवर हियर इन केस ऑफ एंटिटीज, इन केस ऑफ कंपनी। एक कंपनी ने जितनी जान लगाई थी अपनी ब्रांड को क्रिएट करने के लिए, अगर वो कंपनी फ्यूचर में कभी भी बिकेगी, तो वो अपने ब्रांड का वैल्यूएशन करेगी, वो अपने गुडविल का वैल्यूएशन करेगी। और वो वैल्यूएशन एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी, सीएफओ ऑफ द कंपनी कैसे होना चाहिए, वो मैं आप सारे सीएमए बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बिकॉज फ्यूचर में आप ही हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी के सीएफओ बनेंगे। एंड जिस दिन आप सीएमए बनेंगे, आई एम वेरी श्योर आप मुझे जरूर मैसेज करेंगे कि मैम आपने वो जो एफआर हमें पढ़ाया था, या फिर आप जब उसको प्रैक्टिकली अपनी आर्टिकलशिप में भी देखेंगे, तो आई होप यू विल जस्ट मैसेज मी कि मैम हमें वो एफआर पढ़ा हुआ बहुत काम आया था।
चलो फिलहाल ये बातें कभी और शांति से करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसके बारे में मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता क्यों है और हमें गुडविल क्यों करनी होती है वैल्यू। एंड याद रखना ये पूरा चैप्टर परचेज्ड गुडविल पे है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल पे नो डिस्कशन। एम आई क्लियर? चलो अब बेटा इसके बहुत सारे मेथड्स हैं फॉर वैल्यूएशन, मेरे साथ लिखना। इसकी बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं, आपको लिखना नहीं है, बिकॉज हम अपने नोट्स को क्रिस्प और टू द पॉइंट करेंगे ताकि एग्जाम में जब भी रिवाइज करना हो फटाफट अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। चलो आई विल बी यूजिंग टू कलर्स, ब्लैक एंड ब्लू। गाइस अगर मैं दिखाऊं क्या बेटा, तुम्हें दिखाऊं क्या, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगेगा, बट तुम्हारे लिए मैं ये सी ऑलरेडी मैंने ये हैंड रिटन नोट्स तुम्हारे लिए रेडी किए थे, देखो। बट मुझे रियलाइज हुआ अगर मैं ये नोट्स डायरेक्टली लिखूंगी ना आपको मजा नहीं आएगा, मतलब सिर्फ दिखा दूंगी तो आपको मजा नहीं आएगा। ऑलरेडी ये नोट्स है एंड आई डू नॉट वांट कि मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी भी डेविएट हो, बिकॉज यहाँ पर फॉर्मूलास टू द पॉइंट एग्जैक्ट वैसे लिखना जैसे मैं लिख रही हूँ। इसलिए दो कलर्स यूज करो एंड इंश्योर कि आप मेरे साथ करेंगे। इज द पॉइंट क्लियर? एंड यही चीज मैं दोबारा लिख रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ क्लास में आप लिखो और आपकी मदद करने के लिए मैं भी लिख रही हूँ। जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो ये तो आपके एग्जाम से आपको मेहनत फॉर श्योर मेरे साथ करनी चाहिए। चलो आप मुझे बताएंगे बच्चों व्हाट इज द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेरे नोट्स थोड़े से भी डेविएट ना हो, इसलिए आई एम इंश्योरिंग कि मैं एग्जैक्टली वही लिखूं जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखा है। पानी पीते रहा करो बच्चों। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑलरेडी आपको पता है, इंटर ग्रुप 1 के पार्टनरशिप में आपने पढ़ा है। आप में से हर एक बच्चे को इसको पता है, बस इसको थोड़ा एडवांस लेवल किया है। वहां सीधा सीधा बात करते थे, अब फाइनल के बच्चे फाइनल वाली फीलिंग आई चाहिए ना हमें। सबसे पहले हमारा आता है, इसको बोलते हैं एवरेज। मेरे साथ लिखेंगे, मैं एब्रिविएशंस यूज करूंगी। एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर लिखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चों याद रखना मैं हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, आज की क्लास में ये दोनों मेथड कंप्लीट करूंगी, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले इसके पूरे कॉन्सेप्ट्स करेंगे, फिर इससे रिलेटेड 4 से 5 सम्स कर लेंगे। बट याद रखना अगर आपका ये रेगुलर बैच है तो आपको ये पांचों सम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। बट अगर किसी ने फास्ट ट्रैक लिया है तो ट्रस्ट में एग्जाम ओरिएंटेड बैच करने के लिए मैं जो 5 सम्स की आपको प्रैक्टिस कराने वाली हूँ वो 5 सम वो करवाऊंगी जो एग्जाम ओरिएंटेड है। इसलिए टेंशन मत लो, सारे के सारे सम्स हर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा बैच लिया है। बट यस, फास्ट ट्रैक वाले बच्चों का ज्यादा टाइम नहीं होता तो उनको हम एकदम इजी इजी सम्स करवाते ही नहीं है, मुझे पता है वो आप आराम से कर लोगे। आ जाओ, फिर आएगा कैपिटलाइजेशन मेथड। मेरे साथ लिखेंगे बच्चों ताकि ना आप आगे ना पीछे। एंड हमारा डी आएगा एनयूटी मेथड। एनयूटी मेथड इसको फर्दर इन लोगों ने 2 पार्ट में भी क्लासिफाई कर दिया, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड एवरेज प्रॉफिट मेथड कैन बी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वी कैन हैव वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सब लिख लो, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन 2 चीजों का हो सकता है, सुपर प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन हो सकता है, एवरेज प्रॉफिट का भी हो सकता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी कैपिटलाइजेशन मांग सकते हैं, या वो लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से भी कैपिटलाइजेशन मांग सकते हैं। तो सिंपल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लिख देती हूं ताकि टेंशन हो। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड एवरेज प्रॉफिट का भी हो सकता है, कैपिटलाइजेशन मेथड सुपर प्रॉफिट का भी हो सकता है। सेम चीज एनयूटी एवरेज प्रॉफिट का भी हो सकता है एंड सुपर प्रॉफिट का भी हो सकता है। एवरेज प्रॉफिट एंड दिस इज योर सुपर प्रॉफिट। एवरीबडी इज क्लियर? तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वही तरीका बेटा जो पार्टनरशिप में पढ़ा था। एवरेज प्रॉफिट इट कैन बी सिंपल एंड वेटेड, और वी कैन टॉक अबाउट क्या, सुपर प्रॉफिट। वही सुपर प्रॉफिट दे हैव कैपिटलाइजेशन मेथड एंड एन्युटी मेथड। आज के लेक्चर में मैं आपके पहले 2 मेथड कंप्लीट करा दूंगी, कौन से, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड, और इतने अच्छे से कराऊंगी कि आपको एक एक फॉर्मूला क्लास में याद हो जाएगा।
सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वन। चलो, क्या मैं स्टार्ट करूं? एवरेज फॉर्मूला लिख लो बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। बट इस फॉर्मूले को लिखने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूं, क्यों ये गुडविल का कैलकुलेशन प्रॉफिट पे बेस्ड है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ ही रहा होगा, मैम बातें प्रॉफिट की क्यों हो रही है? करना है गुडविल का वैल्यूएशन, बातें आप प्रॉफिट की कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है दोनों में लिंक है। अब इसके लिए मैं एक छोटा सा कुछ केस आपको समझाऊंगी, आप सिर्फ उसको सुनना, लिखना नहीं है, समझाने के लिए। अब गाइस सुनो, एक एंटिटी है, मान लो स्नेहा लिमिटेड, मेरी कंपनी है। मैंने, मेरे फादर ने, मेरे ग्रैंडफादर ने बहुत सालों तक इस बिजनेस में इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि हम, जब हमने स्टार्ट किया था और अब जब हमारा बिजनेस है, उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ह्यूज वेरिएशंस देखे प्रॉफिट में। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर। मान लो फर्स्ट ईयर में हम कमाते थे 1 लाख, स्लोली 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 हम कमाने लगे 5 लाख, फिर हम धीरे आ गए 50 लाख पे, फिर हम आ गए 100 लाख पे, फिर हम 150 लाख पे, एंड आज 500 लाख की कंपनी हो गई। हम इतना प्रॉफिट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हैं, हम कमा रहे हैं। डेफिनेटली मेरा बिजनेस क्यों ग्रो हुआ होगा? मेरा बिजनेस इसलिए ग्रो हुआ होगा, या तो मैं बहुत ही ट्रस्टवर्दी काम करती, जो प्रोडक्ट में प्रॉमिस किया वही प्रोडक्ट डिलीवर कर रही हूँ। मेरे पास मेरे बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं जो मेरे पास ब्लाइंड फेथ करते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, स्नेहा लिमिटेड की जो भी प्रोडक्ट है दे ब्लाइंडली बिलीव इन दैट। तो इसका मतलब ये सारी चीजें मैंने ओवर द टाइम एक ब्रांड क्रिएट किया है थ्रू माई हार्ड वर्क, टू मी, माई पेरेंट्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स करके हमने इतना हार्ड वर्क किया कि 7 6 7 साल में मेरी कंपनी में ह्यूज जो ये वेरिएशन आपको दिखने लगा प्रॉफिट में, कैन आई से ये वेरिएशन जो आपके प्रॉफिट में आ रहा है, ये वेरिएशन क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ माई लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, कमिटमेंट, डेडिकेशन। मैंने मार्केट में अपना एक ब्रांड क्रिएट किया। जैसे कि जब भी आपको कुछ खाना होता है, यू लुक फॉरवर्ड फॉर अ ब्रांडेड होटल। जब भी आपको कुछ खरीदना होता है, यू लुक फॉर अ ब्रांडेड थिंग। शर्ट लेना है तो लुइस फिलिप का लेना है, टी शर्ट लेना है गर्ल्स को तो जारा का लेना है, H&M का लेना है। दीज आर द बिग ब्रांड्स। एंड ये सारे ब्रांड्स आपको क्यों लेने हैं? बिकॉज आपको पता है कपड़े की कॉस्ट इतनी नहीं है, आप उस ब्रांड का पैसा दे रहे हो। तो वो महंगी चीजें क्यों है? बिकॉज उसकी ब्रांड की औकात बहुत है। सिमिलरली मैंने इतना प्रॉफिट कैसे कमाया? बेचती तो पहले भी वही थी, आज भी वही बेच रही हूँ। इट इज, मेरी चीजें महंगी हो गई और लोग वो महंगा खरीदने के लिए तैयार है, बिकॉज मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ब्रांड, एक गुडविल अपनी क्रिएट की मार्केट में। करेक्ट? अब ध्यान से सुनो, ये कहीं ना कहीं मेरे प्रॉफिट के अंदर झलक रहा है, ये कहीं ना कहीं मेरे प्रॉफिट के अंदर झलक रहा है। और कब? लास्ट 3 सालों में, लास्ट 3 सालों में। अब इस स्नेहा लिमिटेड को मान लो आपके प्रणय सर खरीदना चाहते हैं, आपके प्रणय सर इस बिजनेस को लेना चाहते हैं। अब एक बात बताओ, जब प्रणय सर इस बिजनेस को लेंगे तो प्रणय सर को मैंने जो 6 साल इतनी मेहनत की, उसका फायदा उनको भी कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, उनको भी बिजनेस में फायदा होगा। कैसे? 7वें साल पे ऑब्वियसली मेरा मार्केट में इतना ब्रांड है तो वो ब्रांड कैरी फॉरवर्ड होगा, तो प्रणय को भी उस बिजनेस में और ज्यादा प्रॉफिट कमाने को मिलेगा। 6 साल होने के बाद 7वें साल में प्रणय उससे कमाएगा, 8वें साल में प्रणय कमाएगा, 9वें साल में प्रणय कमाएगा। क्या नहीं से कुछ नंबर ऑफ इयर्स तक प्रणय मेरे इस ब्रांड से पैसा कमाएगा। आप कहोगे मैम प्रणय सर ने जब खरीदा तो वो भी तो अपनी मेहनत डालेंगे ना, तो उनकी मेहनत का रंग नहीं दिखेगा क्या? गाइस, प्रणय सर की मेहनत का रंग धीरे धीरे दिखेगा। स्टार्टिंग के कुछ सालों तक प्रणय सर की बिजनेस मेरे ब्रांड के कारण अपना अच्छा प्रॉफिट कमाएगी। नॉर्मल है ना बेटा? प्रणय सर को इस बिजनेस को समझने में टाइम लगेगा, फिर उस बिजनेस को करेंगे, बट जब तक वो बिजनेस प्रणय सर के फुल फॉर्म होल हार्टेडली उनके कंट्रोल में आएगा, उनके दिमाग से चलेगा, तब तक प्रणय सर मेरे कमाए हुए ब्रांड से तो कमाने ही वाले हैं ना। तो याद रखना, मेरा प्रॉफिट जो मैं इनहैंस करती हूँ अपने गुडविल के, अपने ब्रांड के कारण, और ये प्रॉफिट जब फ्यूचर में कोई और फायदा उठाएगा, फ्यूचर में उसको इसका फायदा होगा, तो याद रखना इसी का वैल्यूएशन गुडविल के, इसी को प्रॉफिट को ही यूज करके हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो जब मेरी इतने सालों की मेहनत प्रॉफिट में नजर आएगी, और जब मैं ये बिजनेस किसी और को दूंगा तो मेरी मेहनत के कारण उसके प्रॉफिट में उसको इंक्रीमेंट दिखेगा,
तो अगर आप ध्यान से देखो, गुडविल जो पास हो रही है, उसकी गुडविल एग्जिस्टिंग थी, मैंने प्रॉफिट कमाया, जब मैंने पास किया तो सामने वाले का प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो अगर आप देखो, गुडविल पूरा इर्द गिर्द प्रॉफिट के घूम रहा है, गुडविल के कारण पूरा प्रॉफिट हम कमा रहे हैं। तो कहना इससे, ये जो पूरा प्रॉफिट आप इंक्रीज कर रहे हो या बढ़ा रहे हो या कमा रहे हो, बिकॉज ऑफ द गुडविल एंड द ब्रांड यू कैरी, दिस इज द रीजन गुडविल का पूरा कैलकुलेशन प्रॉफिट पे बेस्ड रहता है। बिकॉज समहाउ आपकी गुडविल या आपके ब्रांड के कारण अल्टीमेटली आपका इंपैक्ट आपके प्रॉफिट में देखने को मिलता है। कहीं सुनो ना, अगर मैं एफआर की बहुत अच्छी फैकल्टी हूं तो मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिकेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिकेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा मैं कमाऊंगी, बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगी तो मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगी, एंड अल्टीमेटली मेरे प्रोडक्ट ज्यादा क्यों बिकेंगे? जब मैं एक अच्छी फैकल्टी हूं एफआर की, एंड दैट इज द रीजन मेरा अच्छा प्रॉफिट है, एंड अच्छा प्रॉफिट है तो मेरा अच्छा गुडविल है मार्केट में। So it is all interlinked. If I teach well, it means I have a good goodwill. I have a control over the subject. तभी बच्चा ले रहा है, and जब बच्चा लेगा तो और ज्यादा बच्चों को बताएगा, और ज्यादा बच्चों को बताएगा तो और ज्यादा बिजनेस होगा, जितना ज्यादा बिजनेस होगा उतना ज्यादा रेवेन्यू होगा। बात समझ आए? और जब मैं अपना बिजनेस किसी और को पास करूंगी, वो टीचर धीरे धीरे मार्केट में फेमस होगा, बट सिंस ही विल बी कैरिंग माई लेगेसी, ही विल बी कैरिंग माई नेम, उसके कारण उसको कमाने को तो मिलेगा ना कुछ सालों तक। अब वो कितने सालों तक मेरी कमाई, मेरे नाम का कमाएगा, वो जनरली डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो याद रखना, हम जब भी गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, हम प्रॉफिट पे बेस्ड गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। हर गुडविल के कैलकुलेशन पे प्रॉफिट का बेस डेटा यूज होता है, एंड उस बेस डेटा को यूज करके हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। कितने बच्चों को यहां तक बात समझ आ गया? व्हाई गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट। परफेक्ट। तो अल्टीमेटली सब कुछ बिजनेस में क्या होता है? इट इंपैक्ट द प्रॉफिट। द मोर वी आर फेमस, द मोर वी हैव रेवेन्यू, द मोर वी हैव रेवेन्यू, द मोर इज द प्रॉफिट। तो चलो, सबसे पहला प्रॉफिट का मेथड क्या? एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपका प्रॉफिट का मतलब यहां लिख लेना, जो फिलहाल सिंपल रख रही हूं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। प्लीज ये सारे बच्चे लिख लो यहां पर प्लीज, ताकि बाद में आप ये ना कहो कि मैम कुछ नया बता दिया। फ्यूचर में कितना प्रॉफिट नई कंपनी मेंटेन कर लेगी, उसके बेसिस पे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अभी नहीं समझा रही क्या होता है, बस सिर्फ लिख लो एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब है कौन सा प्रॉफिट? करंट ईयर का एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट विच इज टू बी मेंटेन्ड इन द फ्यूचर, उसका एवरेज निकालना। तो इसका फॉर्मूला होगा, अगर आप सिंपल मेथड से करोगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड करोगे, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का सम, तो इसको ऐसे लिख देती हूं, सम ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? अगर आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं बोले, वो कहे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो भी बहुत आसान है। याद करो, आपने मीन मीडियन मोड का चैप्टर पढ़ा होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज निकालना, वेट्स अप्लाई करना, और याद रखना जो प्रॉफिट का साल सबसे नियर होता है उसको वेट सबसे ज्यादा देते हैं, बिकॉज उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैम अभी चल रहा है 2026, तो मैम 2025 का जो प्रॉफिट मैंने कमाया है उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है डिसीजन लेने में, उसका वेट सबसे ज्यादा होगा। जितने साल पुराने होते जाएंगे उनके वेट्स कम होते जाएंगे। बट फिलहाल आप सिर्फ लिख लो सम ऑफ वेट्स इनटू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, ईच ईयर जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, अपॉन सम ऑफ वेट्स, सम ऑफ वेट्स। ये फॉर्मूला लिख लो बेटा। एवरेज प्रॉफिट का मतलब फिर से सुनेंगे, एवरेज प्रॉफिट मतलब सम ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, एंड वेटेड एवरेज का मतलब है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो हर साल का आया उसको वेट से मल्टीप्लाई कर दो, उसका सम निकालो डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। एंड ये तो आपने निकाला एवरेज। तो आप कहोगे मैम आपने एवरेज क्यों निकाला? बेटा एक बात बताओ, आपको 3 सालों तक फायदा होगा, आपको 5 सालों तक फायदा होगा, आपको 10 सालों तक का प्रॉफिट लेना है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन बताएगा। तो आप हो सकता है किसी साल ज्यादा कमा रहे हो, किसी साल कम कमा रहे हो, तो आपका इंडियस कहता है भाई हमें इस लफड़े में नहीं पड़ना,
हम इमीडिएटली आपका प्रीवियस ईयर नहीं लेंगे, हम लास्ट 4-5 सालों का ट्रैक लेंगे। हमको वो बता दीजिए लास्ट 4-5 सालों में आप कितना कमा रहे हो, या आप आने वाले 4-5 सालों में कितना कमाने वाले हो। उसके बेसिस पे हमको एक साल का एवरेज कितना बनेगा वो बता दो, इसलिए यहां पर एवरेज यूज हुआ है। और गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुडविल इज इक्वल टू जो भी, अगर आपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट लिया तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट, अगर बच्चों आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिया तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो भी आपने लिया है मल्टीप्लाई बाय, क्वेश्चन आपको बताएगा कि इस बिजनेस को लेने से आपको कितने नंबर ऑफ इयर्स फायदा होगा। इस बिजनेस को परचेज करने के लिए आपको प्रॉफिट कितने सालों तक बेनिफिशियल रहेगा, तो ये नंबर ऑफ इयर्स हमेशा क्वेश्चन देगा। परचेज ऑफ नंबर ऑफ इयर्स, तो ये नंबर ऑफ इयर्स कितने सालों तक आपको ये फायदा मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको हमेशा देगा। तो बात समझ आई क्या? तो फिलहाल सुनेंगे, एक बार सब कुछ सुनेंगे। मैं किसी का बिजनेस खरीदने वाली हूं, जब मैं किसी का बिजनेस खरीदूंगी तो फ्री में तो मिलेगा नहीं, महंगा मिलेगा। वो महंगा जो अमाउंट दे रहे हैं हम उसको बोलते हैं गुडविल। इस गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। उस बिजनेस को लेने के कारण मुझे फ्यूचर में कितना प्रॉफिट बनेगा हम उसको सोचते हैं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना होने वाला है हम उसको सोचेंगे, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट बनेगा हम उसको सोचेंगे, और फ्यूचर में प्रॉफिट कितने सालों तक उसके ब्रांड के बारे में बनेगा, दैट इज योर नंबर ऑफ इयर्स। अगर मैं वन लाइन में इसको समराइज कर रहा हूं, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो बनेगा और कितने सालों तक उस ब्रांड के कारण हम वो प्रॉफिट को मेंटेन कर लेंगे, उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज द गुडविल। एम आई क्लियर? अब ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का एवरेज सिंपल होगा या वेटेड, क्वेश्चन में देख लेना। यहां तक बात समझ आई? तो याद रखना, फिर से मैं कह रही हूं, सबसे पहले मैंने कौन सा मेथड किया, सिंपल वेटेड एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल का तरीका बहुत सिंपल, एवरेज का मतलब है नॉर्मली फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट कमाएंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। अगर क्वेश्चन में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट दिया ही नहीं है तो जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट दिया है वही यूज कर लेना, अदरवाइज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट लेते हैं। मैं फिर से कह रही हूं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से ये गुडविल कैलकुलेट होता है। तुम्हारा बिजनेस लेने के कारण मुझे फ्यूचर में क्या प्रॉफिट बनेगा और कितने सालों तक तुम्हारे ब्रांड के कारण मैं कमाने वाला हूं, दैट इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट एंड द नंबर ऑफ इयर्स दैट मेक्स अ गुडविल। क्लियर? चलो अब ये कुछ नोट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं अच्छे से लिखवाऊंगी नोट। एवरेज हियर, यहां लिख लो हियर, जल्दी से हियर, प्रॉफिट मीन्स फ्यूचर मेंटेनेबल profit, again very important line which I am writing, available for equity shareholder। पूरा चैप्टर इसी पे फोकस करेगा, कितना फ्यूचर में प्रॉफिट बनेगा और जो इक्विटी शेयर होल्डर को जा सकता है। करेक्ट? हियर प्रॉफिट मीन्स फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब आप बेटा छोटे थे ना तो आपको क्वेश्चन से बोलता था ये प्रॉफिट है, इसका एवरेज निकाल दो, तो हम बचपन में यही करते थे। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। बचपन में जो आप करते थे वो बहुत सिंपल और बहुत इजी तरीके से समझाने के लिए बताया गया था। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एज एग्जिस्टिंग कंपनी को जब कोई नई कंपनी खरीदेगी, नई कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी को जब लेगी, तो नई कंपनी को फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मेंटेन होगा पुरानी कंपनी को लेने के कारण, और कितने सालों तक उस ब्रांड का उसको फायदा मिलेगा, दैट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो आप इसको सिर्फ प्रॉफिट नहीं बोलोगे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, FMP। सो समटाइम्स क्वेश्चन डजंट गिव्स यू, क्वेश्चन does not gives you FMP, does not gives FMP। करेक्ट? इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ बेटा ताकि आपको पता होगा, दिस इज FMP। करेक्ट? तो ऑलवेज, सो वी नीड टू रिमेंबर
दीज एडजस्टमेंट। ये याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं जब जब आपको जैसे ही एक सम कराऊंगी ना आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी समझा भी दूंगी। स्टार्ट विथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो उसको बिफोर टैक्स करना पड़ेगा, बट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स रेट मिसिंग है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही बिफोर टैक्स मान लेना। इज अ पॉइंट क्लियर? एड नॉन recurring and abnormal expenses of old company। old company मतलब जिस कंपनी का बिजनेस परचेज किया जा रहा है। लेस नॉन recurring and casual income, especially income on नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बेटा सिर्फ ये लिख लो, कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूं, सम करेंगे तो अपने आप समझ आएगा कि आपको लेस करना पड़ेगा। करेक्ट? फिर एड और लेस डिपेंडिंग अपॉन रेक्टिफिकेशन इफ एनी गिवन इन क्वेश्चन। मतलब आपसे कुछ गलती हो गई है, पुरानी कंपनी से कुछ रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत पड़ गई है। इफ एनी रेक्टिफिकेशन इफ सेड इन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मुझे भी नहीं पता क्या होगा। फटाफट हंसो तो चाहिए, चेहरे पे एक स्माइल तो रखो, सैड होके पढ़ते रहते हैं। बट अब आगे आता है एड फ्यूचर में अगर नई कंपनी कुछ अक्रू कर सकती है अपना प्रॉफिट। फ्यूचर अक्रूड प्रॉफिट किसका? न्यू कंपनी का। हो सकता है नई कंपनी कुछ ऐसा अच्छा कमा रही हो। लेस फ्यूचर में कोई नई कंपनी का एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है क्या? एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है क्या जो नई कंपनी के बुक्स में आएंगे और पुरानी कंपनी के पास नहीं है? आपको ये न्यू ओल्ड नहीं देखना, वो मैं अब भी अपने आप समझा दूंगी। करेक्ट? एंड लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आंसर हमेशा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अब माइनस कर लेना। अगर आपको हमेशा फ्यूचर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। एंड एक पॉइंट अभी सिर्फ लिख लो, मैंने क्लियरली कहा था कौन सा प्रॉफिट चाहिए जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचेगा। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अगर इसमें आपके पास कोई प्रेफरेंस शेयर्स है तो उनका डिविडेंड माइनस करना। हमें सिर्फ वो प्रॉफिट चाहिए, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, हमें सिर्फ वो प्रॉफिट चाहिए जो किसके लिए बचना चाहिए? इक्विटी के लिए। दिस इज योर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या बच्चों यहां तक बात समझ आ गई क्या? क्या बच्चों यहां तक बात समझ आ गई क्या? तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब सारे प्रॉफिट्स को सम अप कर दो, एवरेज निकल जाएगा। वेट्स अप्लाई कर लो। और अगर इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया है, क्वेश्चन कह रहा है दिस इज ओनली द प्रॉफिट विदाउट एनी एडजस्टमेंट, तो उसी प्रॉफिट को ही फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मान लेंगे। ये मान लेंगे कि क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया हुआ नहीं है। चलो बच्चों मैं एक काम करती हूँ, मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, पहले मैं इसी के सारे सम्स कराती हूँ ताकि मुझे लग रहा है आपके दिमाग में ना इफ्स एंड बट्स चालू हो रहा है। और मैं नहीं चाहती अगर मैं सुपर प्रॉफिट में जाऊंगी तो आपको लगेगा ये मैम हमें समझा नहीं और आप आगे चले गए। चलो आई चेंज माई टेक्निक, अभी मैं एक सुपर प्रॉफिट के सम्स कराती हूँ, सॉरी एवरेज प्रॉफिट के, कीपिंग इन माइंड जो भी मैंने बोला। शांति शांति, सम पे आते आपके दिमाग चलने लगेगा। क्विकली एवरीवन, चलो आते हैं एक इजी क्वेश्चन में। हाँ ये लो, क्वेश्चन नंबर 3 करो पहले। क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग लास्ट ईयर बाय एक्स लिमिटेड। पिछले 3 सालों में एक्स लिमिटेड ने इतना कमाया। अब कौन सी कंपनी एक्स लिमिटेड को ले रही है मुझे नहीं पता, कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन बोल नहीं रहा है, तो हम ये अज्यूम करते हैं जितना पिछले 3 सालों में एक्स कमा रहा है ना, वही आने वाले सालों में नई कंपनी जो उसको लेगी वो भी कमा रही है। 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। 3 इयर्स परचेज मतलब जो नई कंपनी उसको लेगी उनको नेक्स्ट 3 इयर्स तक बिजनेस में क्या मिलेगा? उस ब्रांड का बेनिफिट,
उस ब्रांड का बेनिफिट, तो उसको नेक्स्ट 3 इयर्स का जो बेनिफिट मिलेगा उस नेक्स्ट 3 इयर्स का पेमेंट देना पड़ेगा इन द नेम ऑफ गुडविल। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में ओल्ड कंपनी का प्रॉफिट दिया है, कोई एडजस्टमेंट नहीं बोल रहा, कोई रेकरिंग नॉन रेकरिंग आइटम्स नहीं बोल रहे, कोई एबनॉर्मल खर्चा नहीं बोल रहा, कोई फ्यूचर का खर्चा नहीं बता रहा, कोई फ्यूचर की इनकम नहीं बता रहा, कुछ भी डिस्कशन नहीं कर रहा। हम यही मानेंगे जो ओल्ड कंपनी कमा रही है उतना ही न्यू कंपनी कमाएगी। एम आई क्लियर? तो दिस प्रॉफिट इज ओनली माई फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट टू डू दिस क्वेश्चन। चलो निकालेंगे। और 3 साल की परचेज मतलब जो कंपनी उसको लेगी, जो परचेज करेगी, उसके नेक्स्ट 3 साल बिजनेस में उन्नति अवनति क्या क्या होता है पता नहीं, तुम देख लेना, वो होगा। एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकाल के दो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल दो इफ वेट इज नॉट गिवन, एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट से दो इफ दिस वेट आई एम गिविंग यू 1 3 6। एम आई क्लियर? अलग अलग स्टाइल से बोल रहा है। चलो क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ बेटा अपने मोबाइल पे ताकि इट विल बी इजी। एक सेकेंड। चलो आई हैव द क्वेश्चन विथ मी। चलो एवरीवन स्टार्ट करें क्या क्वेश्चन? एवरीबडी स्टार्ट डूइंग इट। चलो बच्चों क्वेश्चन देख लिया क्या? चलो करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 अपने नोट से मैच कर लो, ध्यान से फॉर्मूला वाइज चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, नथिंग इन हरी। फर्स्ट ए एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है विच इज ऑलवेज सिंपल। तो बताओ मेरा प्रॉफिट कितना है? 5 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख, 3 सालों का अलग अलग प्रॉफिट है, डिवाइड बाई 3। तो हम देखेंगे हम एक साल में जनरली कमाते कितना है। हम एक साल में बच्चा जनरली कमाते हैं 15 लाख, हमने 3 सालों में कमाया, तो हम एक साल में कितना कमाएंगे? हम जनरली एक साल में कमाते हैं बच्चों 5 लाख। करेक्ट? गुडविल बेटा सिर्फ प्रॉफिट से नहीं निकलता, एक सालों में मैं उस कंपनी को जब लूंगी तो मैं कमाऊंगी 5 लाख और इसका बेनिफिट मुझे नेक्स्ट 3 इयर्स मिलेगा। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स, हमारे इस क्वेश्चन में गुडविल कितने का है? 5 लाख, और मेरा नंबर ऑफ इयर्स कितना है? क्वेश्चन में 3। बाय चांस हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सेम वही हो गया जो ऊपर हमने कमाया, बट ये हमेशा नहीं होगा। एम आई क्लियर? चलो बी वाला केस करते हैं। क्वेश्चन में वेट्स नहीं दिए तो हमेशा याद रखना जो जितना पुराना साल है उसका वेट उतना कम रहेगा, जो जितना नया साल है उसका वेट उतना ज्यादा रहता है। वेट का मतलब उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा रहती है। तो ये प्रॉफिट है, ये वेट्स है, तो पुराने वाले सालों का वेट कम, फिर इसका वजन ज्यादा, फिर इसका वजन सबसे ज्यादा। निकालो वेटेड प्रॉफिट कितना होगा? 5 लाख इंटू 1 5 लाख, 6 लाख इंटू 2 12 लाख, 4 लाख इंटू 3 12 लाख। तो बताओ इसका टोटल कितना बनेगा? 12 प्लस 5 ये बनेगा बेटा 29 लाख। और फटाफट बताओ बच्चों ये कितना बनेगा? 6। तो निकालो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट एक साल का कितना बनता है? 29 लैक्स अपॉन 6, 29 लैक्स अपॉन 6 ये बनेगा 4,83,333। डेसिमल इग्नोर कर दिया बच्चा मैंने। गुडविल बताओ क्या होगा? गुडविल सिर्फ एक साल का प्रॉफिट नहीं हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी, 5 का भी और 1 का भी हो सकता है। आई मीन टू से इस क्वेश्चन में कितने सालों तक नई कंपनी को फायदा होगा? 3 483,333 इंटू 3। इस क्वेश्चन में बेटा ट्रस्ट में कुछ भी इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं ऐसा जहां पर हमें अपने प्रॉफिट को रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। यहां पर मुझे अपने प्रॉफिट को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज इन लोगों ने कोई भी एडजस्टमेंट दिया नहीं था। देते तो मेरे को पहले प्रॉफिट चेंज करना होता, फिर मैं काम करती। समझ आ गया? सी वाला केस देख लो, यहां पर वेट्स दिए हुए हैं तो आई होप ये आप कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ पुटिंग 1 2 3 जो वेट दिया है वो कर लेना, ये मैं फटाक से करवा देती हूँ। व्हाट विल बी योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट? वेट असाइंड है, पहले साल को हम दे रहे हैं वेट 1, दूसरे साल को दे रहे हैं वेट 3, तीसरे साल को दे रहे हैं वेट 6,
और सारे वेट्स को ऐड कर लो, 1 + 3 + 6, तो ये आ जाएगा 5 lakhs, 18 lakhs plus 24 lakhs upon 10, 5 lakhs plus 18 lakhs plus 24 lakhs divided by 10, ये आएगा 4,70,000 एक साल का। तो बताओ गुडविल कितना आएगा? 4,70,000 इंटू 3, ये आ जाएगा बच्चा 14,10,000। मुझे बताओ कुछ डिफिकल्ट है क्या? अब देखो जो पढ़ा है ना उसे क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स इन केस ऑफ सिंपल। इस क्वेश्चन में वी आर लकी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट एंड कंपनी का करंट प्रॉफिट ही मानना पड़ेगा बिकॉज देयर वाज नो एडजस्टमेंट। वेटेड एवरेज में सम ऑफ वेट इनटू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, सम ऑफ वेट। गुडविल इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट लो या वेटेड एवरेज प्रॉफिट लो, उसको उसके गिवन नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दो, कितने सालों तक आपकी कंपनी को इस ब्रांड का फायदा होने वाला है। इस केस में आप बहुत लकी निकले कि क्वेश्चन में ज्यादा कुछ तामझाम दिया नहीं था। आपको क्या ये बात यहां तक समझ आ गई क्या? यहां तक आपको मेरी बात समझ आ गई क्या? इस क्वेश्चन में ज्यादा तामझाम दिया नहीं था, इसलिए आपको बहुत आसान लग रहा होगा। फिगर्स मैंने सही निकाले ना? 24 + 18 + 5, 47 डिवाइडेड बाय इंटू 3। हाँ सही निकाला। चलो अब देखते हैं बेटा एक क्वेश्चन जहां मैं आपके दिमाग में जो डालना चाह रही हूं वो मैं आपको क्लियर करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1, पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अगर ये पॉइंट यहां समझ आ गया ना, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। XYZ Limited desirous to sell its business to ABC Limited। कहना से ओल्ड है, सिंपल, ये न्यू है। एक पुरानी कंपनी अपने आप को बेचना चाह रही है, किसको? नई कंपनी को। हैज अर्न द फॉलोइंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पुरानी कंपनी ने 3 सालों में 4 लाख कमाया, 5.5 लाख कमाया, 6.5 लाख है। बट कुछ वो फैक्ट्स बोल रही है, हमें कंसिडर करो फैक्ट्स। अब उस फैक्ट्स को पढ़ने से क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, मतलब गुडविल अभी नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आपको चेक कर रहा है कि आपको पता है क्या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब मैं आपको पहले बताती हूँ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है। सिंपल, ध्यान से सुनो। ओल्ड कंपनी है और ये न्यू कंपनी है। कुछ एग्जाम्पल सुनो। ओल्ड कंपनी का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3 सालों तक बिजनेस चला। सेकेंड ईयर में ना ओल्ड कंपनी की दुकान में एक भयंकर चोरी हो गई थी, लॉस हुआ था, भयंकर लॉस, स्टॉक का लॉस हुआ था और वो अनइंश्योर्ड था। तो उसने वो एबनॉर्मल जो लॉस का खर्चा है कहां डाला होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला होगा ना। चल छोड़ो, चोरी हुई, नुकसान हुआ, नुकसान कहां जाता है? पीएनएल में। पीएनएल में जब आपने उसको ऐसा खर्चे के फॉर्म में डाला होगा तो कहना ही से प्रॉफिट उस साल कम आया होगा बिकॉज आपने लॉस की एंट्री डाली। यस। अब तुम्हारे ओल्ड कंपनी के प्रॉफिट को बेस मान के नई कंपनी क्या कैलकुलेट करना चाहती है? गुडविल। बट एक बात बताओ, अब सुनो, तुम कह रहे हो कि आप जब सेकेंड ईयर में धंधा कर रहे थे आपकी दुकान में चोरी हो गया, आपने इस चोरी को बिजनेस अकाउंटिंग के हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से लॉस बुक किया और सही किया, खर्चा खर्चे में जाएगा और आपने अपने प्रॉफिट को कम कर दिया, कोई गलत नहीं किया आपने। बट हम जब गुडविल की बात करते हैं, हम गुडविल में हमेशा ये कहते हैं एग्जैक्ट वो प्रॉफिट नहीं लेंगे जो ओल्ड कंपनी ने कमाया, हम एग्जैक्ट वो प्रॉफिट नहीं लेंगे जो ओल्ड कंपनी ने कमाया। मैं फिर से कह रही हूं, ओल्ड कंपनी ने जितना कमाया क्या नई कंपनी उतना मेंटेन कर पाएगी? क्या उसका फ्यूचर में उतनी कमाई होगी? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम ये तो एबनॉर्मल खर्चा था जो ओल्ड कंपनी में आया, इस एबनॉर्मल खर्चे के कारण प्रॉफिट कम हुआ, वो तो ओल्ड कंपनी की बुक्स में जायज है, बट जरूरी थोड़े कि न्यू कंपनी के यहां एबनॉर्मल लॉस सेम अमाउंट से फ्यूचर में होगा, बिकॉज एबनॉर्मल तो एक्सेप्शनल आइटम है ना, वो तो एक्सेप्शनल केस था जो ओल्ड कंपनी में हुआ। जरूरी थोड़ी है कि वही वैसी चोरी न्यू कंपनी में भी होगी। तो अगर आप सेकेंड ईयर का वही प्रॉफिट लोगे जो ओल्ड कंपनी में है फॉर द न्यू कंपनी ऑल्सो, तो गलत है या नहीं है?
परफेक्ट, यही पॉइंट है कि बहुत बार ओल्ड कंपनी के बुक्स में एक्सेप्शनल कोई खर्चे होंगे जो बार बार नहीं होने वाले हैं। मतलब बिजनेस से हट के कोई खर्चा होगा या बिजनेस से हट के कोई कमाई होगी जो नई कंपनी में होगी ही नहीं। मान लो नई कंपनी में अगर ये चोरी हुई नहीं तो एबनॉर्मल लॉस क्यों वो लेगा उसका इंपैक्ट। बात समझ आ रहा है? बात समझ आ रही है क्या? तो दिस इज व्हाट आई एम डिस्कसिंग। अगर ओल्ड कंपनी की बुक्स के प्रॉफिट में कुछ ऐसे खर्चे जुड़े हुए हैं जो नई कंपनी में होने ही वाले नहीं है तो उस खर्चे को क्या कर दो, एड बैक। एंड अगर पुरानी कंपनी में कुछ ऐसे प्रॉफिट हो रखे हैं जो नई कंपनी में होने ही वाले नहीं है, नई कंपनी फ्यूचर में वो प्रॉफिट कमा ही नहीं पाएगी, तो वो प्रॉफिट को ऐड होके आया होगा, आप क्या कर दो, लेस। देखो सिंपल, देखो जो बता रही हूं उसको देखो, बाद में सारे इफ्स है। एड नॉन रेकरिंग और एबनॉर्मल एक्सपेंसेस जो माइनस होके आए होंगे ओल्ड कंपनी में, फ्यूचर में नई कंपनी में नहीं होंगे, एड बैक करो। क्यों? उसका इंपैक्ट लेना हमें। समझ आया? सेम चीज, कोई इनकम जो ओल्ड कंपनी में होके आया होगा जो नई कंपनी में नहीं होने वाला है, क्यों लेना। और ये इंस्टीट्यूट का एक रूल है, आपके मॉड्यूल में लिखा है और ये सब जगह बोला गया है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में नहीं है, बिजनेस से बाहर हमने पैसा डाला है, उस इन्वेस्टमेंट का कमाया हुआ इनकम एबनॉर्मल मानेंगे। ये मैंने यहां लिख दिया, स्पेशली इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर वो इनकम आपकी बुक्स में आ रही है तो वो ऐड होके आई होगी, उड़ाने के लिए लेस। क्या ये दोनों पॉइंट आप समझा? तो एनीथिंग विच इज नॉट मेंटेनेबल इन फ्यूचर, अगर वो ऐड होके आया था तो लेस कर दो, लेस होके आया था ऐड बैक कर दो, उसका इंपैक्ट जीरो हो जाएगा। अब अगली बात सुनो। मान लो ओल्ड कंपनी की बुक्स में कोई एरर्स हो रखे हैं, करेक्ट, और उन्होंने इस एरर्स को ठीक ही नहीं किया। मान लो फिक्स एसेट्स खरीदा था, उसका डिप्रिशिएशन डालना भूल गए, या रिपेयर का खर्चा खर्चे में ना डाल के असेट में कैपिटलाइज कर दिया। मतलब बहुत सारे एरर्स है उनके प्रॉफिट में। क्या नई कंपनी भी यही एरर वाले प्रॉफिट लेगी? क्या नहीं, वो एरर ठीक करेगी। एरर ठीक करने के लिए प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। देखो मैंने क्या बोला, एरर्स कैन बी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इफ गिवन इन क्वेश्चन। बात समझ आया क्या बच्चों? ओ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इज गिवन इन क्वेश्चन। अब ये दो पॉइंट भी बच्चा है, ये भी देख लेंगे। अच्छा ये पेन ऑन है क्या? सॉरी, मेरे को हाइलाइटर चाहिए बेटा ताकि फॉर्मूला खराब है। मान लो ये कंपनी ऐसी है, सिंपल बेस्ट एग्जांपल, ये कंपनी रेंट पे चलती है, इनके पास अपना प्रेमाइसेस नहीं था तो ये बिजनेस रेंट पे, अपने बिल्डिंग को रेंट पे ले रखा था। न्यू कंपनी के पास अपनी खुद की प्रेमाइसेस है, तो क्या ये रेंट का खर्चा फ्यूचर में पे करेंगे? क्या नहीं। तो ये अपने प्रॉफिट में रेंट का इंपैक्ट लेंगे या उड़ा देंगे? उड़ा देंगे। बट हो सकता है नई कंपनी ऐसी जगह है जहां पर उनको गवर्नमेंट को हर बार कॉर्पोरेशन टैक्स ट्रिपल द अमाउंट देना पड़ता है कंपेयर टू ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी कभी भी इतना अमाउंट का टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देती थी, कुछ पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन टैक्स है कुछ भी, जो नई कंपनी को देना ही पड़ता है बिकॉज ऑफ द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन जिस एरिया में उनका ऑफिस है। तो वो एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सपेंस है जो नई कंपनी में होता था पुरानी में नहीं। तो नई कंपनी कहेगी भैया मैं तो गुडविल निकालते वक्त ये खर्चा माइनस करूंगी बिकॉज ये खर्चा तुमको नहीं था बट मेरे को तो है। हो सकता है कुछ ऐसे इनकम हो जो ओल्ड को होते ही नहीं थे बट नई कंपनी को होगा, तो जो भी फ्यूचर में इनकम होने वाली है वो ले लेना। जो भी फ्यूचर में खर्चे होने वाले एक्सेप्शनल, नॉर्मल नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ नई कंपनी में होंगे ओल्ड में थे नहीं, उनको ले लेना और अपने प्रॉफिट को थोड़ा रिवाइज करना। एंड लास्ट, ये दोनों पॉइंट ज्यादा सब में समझेंगे, बस बता देती हूं। अगर टैक्स है, हमेशा आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो देना है ना वो आफ्टर टैक्स देना है, तो इंश्योर करना कि आप टैक्स का इंपैक्ट एंड में माइनस करें, लॉजिकल है। एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपको हमेशा माइनस करना पड़ेगा बिकॉज ये प्रॉफिट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो आप अपने इक्विटी के लिए दोगे, जो आप अपने बिजनेस के इक्विटी होल्डर्स के लिए दोगे, हम उसको कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इज एक्चुअली द बेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये प्रॉब्लम नहीं हुआ
बिकॉज ना क्वेश्चन में कुछ एरर था, ना क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट था, ना क्वेश्चन में कुछ नॉन रेकरिंग था, ना क्वेश्चन में कुछ एबनॉर्मल था, ना क्वेश्चन में टैक्स के बारे में बात कर रहे थे, ना क्वेश्चन में डिविडेंड के बारे में बात कर रहे थे। इसलिए जो मेरा प्रॉफिट पुरानी कंपनी का था वही नई कंपनी मेंटेन करेगी, ऐसा अजम्पशन के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया, बिकॉज द डेटा वाज नॉट गिवन। अब आपको समझा? तो याद रखना बेटा, गुडविल के चैप्टर में आपका जो वो प्रॉफिट वर्ड है ना, वो ना ओल्ड कंपनी का प्रॉफिट है ना न्यू कंपनी का प्रॉफिट है। ओल्ड कंपनी के प्रॉफिट में जो भी मैंने आपको एडजस्टमेंट बोला है वो सारी चीजें एड बैक या लेस कर दो जो नई कंपनी में नहीं होने वाले, एंड वो सारी चीजें प्लस या माइनस कर दो जो नई कंपनी में होने वाले और ओल्ड कंपनी में हुआ नहीं। बेसिकली मतलब प्रॉफिट इन लाइन विथ न्यू कंपनी चाहिए, प्रॉफिट इन लाइन विथ न्यू कंपनी। और न्यू कंपनी का प्रॉफिट एग्जैक्टली आज हमें नहीं पता, कंपनी जमेगी फिर प्रॉफिट निकलेगा वो हमें बाद में पता चलेगा, बट गुडविल तो आज ही हमें पे करना है। इसलिए पुरानी कंपनी के प्रॉफिट को बेस माना जाता है और उसमें जो भी चीज नई कंपनी में नहीं होगी वो प्लस माइनस कर दो, जो लग रहा है नई कंपनी में होगी पुरानी में होती नहीं थी उसका इंपैक्ट ले लो, और ऑन एन एवरेज क्या प्रॉफिट बनेगा वो टेंटेटिव यूज कर लेते हैं। आई नो तुम्हारे दिमाग में घोड़े चल रहे होंगे, मैम फालतू का ही चैप्टर बना, नई कंपनी को बोलो पहले पुरानी कंपनी को ले ले और 3 सालों तक जो उनका एग्जैक्ट प्रॉफिट आएगा ना उस प्रॉफिट का गुडविल निकाल के 3 सालों बाद पैसा दे दे। भाई तुम मेरे को बताओ, ऐसा बिजनेस कोई करेगा क्या? तुम 3 साल बाद किसी से बिजनेस आज बेचे हो और उससे पैसा 3 साल बाद लोगे क्या? गुडविल का लोगे क्या? फिर आपने आज बेचा ही क्यों अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं थी या कोई और रीजन नहीं था? तो गाइस बिजनेस ऐसा नहीं चलता कि आप फ्यूचर में एग्जैक्ट प्रॉफिट आएगा फिर एग्जैक्ट गुडविल लोगे। टेंटेटिव कैलकुलेशन से गुडविल का कैलकुलेशन होता है, और इसीलिए कितना प्रॉफिट मेंटेन करेगी नई कंपनी वो मेंटेनेबल प्रॉफिट यूज करना पड़ता है, बिकॉज एग्जैक्ट प्रॉफिट हमें नई कंपनी का पता नहीं है। और मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए पुरानी कंपनी के प्रॉफिट को हम बेस ले लेते हैं, उसमें कुछ प्लस माइनस जो हमें लगता है हम वो कर लेते हैं, एंड वो जो प्रॉफिट आएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसको यूज करते हैं गुडविल निकालने के लिए। आई होप बेटा ये बात मैंने आपको जितनी जान लगा के बतानी थी मैंने उतनी लगा के बताई है, एंड आई होप ये पॉइंट तुम्हें समझे। मैक्सिमम बच्चों को समझता ही नहीं कि हम इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं, सिर्फ वो रट लेते सुपर प्रॉफिट मेथड दिस इज अ फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट मेथड दिस इज अ फॉर्मूला। बच्चे यही नहीं सोचते कि मैम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल क्यों रहे हैं। मेंटेनेबल वर्ड है, फ्यूचर मेंटेन्ड प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज एग्जैक्ट प्रॉफिट तो जब कंपनी चलेगी कमाएगी तब पता चलेगा। ये सब एक टेंटेटिव कैलकुलेशन है। एम आई क्लियर? चलो एक क्वेश्चन नंबर 1 जब मैं करूंगी ना तो आपके दिमाग के जितने भी इफ्स एंड बट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन लेती हूं मैं आपके सामने। हाँ पहले रीड कर देती हूँ बेटा। ओल्ड कंपनी एबीसी को बेचना चाह रही है, ओल्ड कंपनी के प्रॉफिट को क्या मानेंगे? बेस। ओल्ड कंपनी के प्रॉफिट को मानेंगे बेस बिकॉज नई कंपनी तो अभी अपना प्रॉफिट बता नहीं सकती है, और डिस्कशन अब भी होना है 3 साल बाद। पुरानी कंपनी आज अपना बिजनेस नई कंपनी को बेच रही है, तो पुरानी कंपनी आज अपना गुडविल चाहती है। डायरेक्टर्स फीस ऑफ 50,000 पर ईयर विल नॉट बी पेबल बाय द न्यू कंपनी हुज एग्जिस्टिंग बोर्ड। इसका मतलब नई कंपनी में ये खर्चा फ्यूचर में नहीं होगा। पुरानी कंपनी में होता था, नई कंपनी में नहीं होगा। तो नई कंपनी क्या करेगी? ये जो खर्चा पुरानी कंपनी में माइनस होके आया है, नई कंपनी इस खर्चे को नहीं मानती, क्या करेगी? एड बैक। समझा क्या? वेरी गुड। फाइनल के बच्चों बेटा समझ आ रहा है क्या? यस। रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ, अगर मैं बात करूं 1,20,000 साल का, पेड बाय ओल्ड कंपनी, ओल्ड कंपनी पे करती थी, will not be given charge against profit by new company as नई कंपनी के पास अपने प्रेमाइसेस है। अच्छा, नई कंपनी का अपना प्रेमाइसेस है, रेंट का खर्चा कभी आएगा नहीं। जब रेंट का खर्चा आएगा नहीं तो इसको खर्चे में ले क्यों? बट पुरानी कंपनी ने रेंट पे किया है, खर्चे में डाला है, माइनस किया होगा अपने प्रॉफिट में, हमें क्या करना होगा? एड बैक। फिर से XYZ पुरानी, याद रखना पुरानी कंपनी की हैज नॉट ट्रांसफर्ड दिस ट्रेड इन्वेस्टमेंट टू एबीसी। पुरानी कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट नई कंपनी को बेचे नहीं है, ठीक है। Hence, interest of 9,000 will not be earned by the purchasing company. Obviously, जब मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट तुम्हें दिया ही नहीं तो तुम उस पर ब्याज कमाओगे नहीं, तो ये मेरे फ्यूचर की कमाई है ही नहीं, तो ये एड बैक होके आई थी, मैं क्या करूंगी? माइनस। दिस इज नॉट माई प्रॉफिट, आई एम नॉट गोना अर्न दिस इनकम बिकॉज मेरा उसका
मेरा हक ही नहीं उस इन्वेस्टमेंट पे, मैं कमाऊंगी कहां से? XYZ Limited has outsourced some of its business work for annual contract of rupees 1,24,000. अच्छी बात है. However, ABC has enough surplus staff to manage. हर साल 1,24,000 का हमें खर्चा पे करना पड़ता था. ओल्ड कंपनी, नई कंपनी कहती है भाई मेरे पास बहुत उत्तम स्टाफ है, भयंकर स्टाफ है, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे लोग बाग, हमें क्यों ये खर्चा करना? तो ये खर्चा माइनस हो गया था, हमें क्या करना होगा? यस. तो बेसिकली ओल्ड कंपनी के प्रॉफिट को भाई बेस ले ले, उसमें जो ओल्ड कंपनी में होता था और न्यू में नहीं होगा उसका रिवर्स इंपैक्ट दिखा दो, जो न्यू में होने वाला है ओल्ड में कभी हुआ नहीं उसका एक्चुअल इंपैक्ट दिखा दो, एंड अपना एक्सपेक्टेड फ्यूचर का प्रॉफिट एट द डेट ऑफ सेलिंग ओल्ड कंपनी टू द न्यू कंपनी निकाल लो और उसके नंबर ऑफ ईयर्स जितना क्वेश्चन बोले मल्टीप्लाई कर दो, उससे गुडविल का कैलकुलेशन निकल जाएगा. दैट इज द वे वी कॉल इट. फ्यूचर में जो प्रॉफिट मेंटेन होगा वो निकालो. आई नो बच्चे कह रहे मैम बहुत अच्छे से समझा, समझेगा ही नहीं भाई, स्नेहा मैम ने अच्छे से पढ़ाया है, मुझे पता है. अब गाइस इसका फॉर्मेट आपको जैसे कंफर्टेबल है वैसे करो. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. गाइस फॉर्मेट को आप थोड़ा सा तुम इग्नोर करना मेरे साथ. अब मैं कहूंगी किधर गया भाई? यस 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 यस. चलो फर्स्ट 3 years, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, पहले साल का प्रॉफिट. क्वेश्चन में देखो टैक्स का परसेंटेज नहीं दिया है बट बोल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है, बट मेरे पास टैक्स का परसेंटेज नहीं है, मेरे पास टैक्स का प्रोविजन नहीं है. मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही मान रही हूं बिकॉज क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है. 4,00,000, 5,50,000 एंड 6,40,000. जल्दी से बताओ, डायरेक्टर फीस ओल्ड कंपनी का खर्चा था, न्यू का नहीं है. न्यू कहेगी भाई मैं इस खर्चे को नहीं मानती, एड बैक कर दो, मेरे प्रॉफिट को बढ़ाओ, मैं इस खर्चे को नहीं मानती. जो चीज खर्चा नहीं एड बैक, जो चीज इनकम नहीं माइनस. मैं रेंट 1,20,000 का देना नहीं ठीक समझती बिकॉज मेरे पास मेरी खुद की जमीन है, मेरे पास ये रेंट का खर्चा आने नहीं वाला. जब मेरे सर पे ये रेंट का खर्चा नहीं आने वाला, प्रॉफिट बढ़ाओ. मेरे को तुम ये इन्वेस्टमेंट दे नहीं रहे हो तो इन्वेस्टमेंट की कमाई इसमें घुसी हुई है, बट मैं ये कमाने वाली हूं नहीं बिकॉज मेरे को आपने बेचा नहीं. तो ये 9,000 क्या कर देंगे बच्चा? माइनस. बात समझ आई? और सिंस आपको कहा आउटसोर्स करने की जरूरत नहीं है, फिर से आपने खर्चा बचा लिया 1,24,000 का, 1,24,000 का, 1,24,000 का. मेरे बच्चों को ये बात अगर समझ आ गई, एक्चुअली मुझे ये लेना नहीं था बट ठीक है. 50,000 प्लस 1,20,000 माइनस 9,000 प्लस 1,24,000, मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया 6,85,000. FMP 5,50,000 ओल्ड कंपनी कमाती थी, मैं उसका 50,000 डायरेक्टर का खर्चा नहीं ले रहा, मैं 1,20,000 रेंट नहीं ले रहा, मैं 1,24,000 आउटसोर्स का खर्चा नहीं ले रहा, और मैं ये 9,000 की इनकम नहीं ले रही. कुछ गड़बड़ किया क्या? 5,50,000 प्लस 50,000, गाइस ये 50 है, 5 लाख लिख दिया मैंने. 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,24,000 माइनस 9,000, 8,35,000 आ रहा है बच्चा. 5,50,000 प्लस 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,24,000. चेक कर लेना भाई कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या. एक बार फिर से रीचेक कर लेते. 50,000 माइनस 9,000, नहीं सही लिखा है मैंने. अब अगला 6,40,000 प्लस 50,000 प्लस 1,20,000 माइनस 9,000 प्लस 1,24,000, ये आएगा 9,25,000. समझ आ गया क्या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? समझ आ गया क्या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? इज द पॉइंट क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं. मैम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके छोटे छोटे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तब आगे जाके और डिटेल में बातें करेंगे. आ जाओ. ए लिमिटेड, ओ मैम क्वेश्चन यहां से पढ़ो, यहां से, सॉरी सॉरी सॉरी. ए लिमिटेड प्रपोज टू परचेज अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय मिस्टर एक्स एंड कंपनी. ये ओल्ड है, ये बच्चा न्यू है. ओके. गुडविल फॉर दिस पर्पस इज अग्री टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज. 3 साल तक मुझे तेरे प्रॉफिट का फायदा होने वाला है और मैं इस फायदे को पूरा दिल से उठाने वाला हूं. ठीक है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. बट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेट प्रॉफिट का मतलब FMP. कितने सालों का? 4 सालों का.
क्वेश्चन में वेट दिया है एंड हर सालों का प्रॉफिट दिया है। ऑन स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड, कुछ गलतियां हमें पता चली, फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। अब सुनो क्या क्या गलती नहीं, बेसिकली 1 December 25 में a major repair was made in respect of plant, incurring 30,000 was charged to revenue. The said sum has to be capitalized for goodwill. ये रेवेन्यू में चार्ज हो गया, होना था कैपिटलाइज, ठीक है। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम हैज टू बी चार्ज ऑन दिस। क्लोजिंग स्टॉक गलती से ओवर वैल्यू हो गया। अच्छा, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज ऑफ 24,000 शुड बी मेड बाय द पर्पस ऑफ गुडविल। नई कंपनी कह रही है फ्यूचर में मुझे ये चार्जेस पे करने पड़ेंगे 24,000, उसको आप जरा कंसिडर करो। फ्यूचर में हमें ये 24,000 पे करने पड़ेंगे, फ्यूचर में इसको हमें 24,000 एनुअल चार्जेस कंसिडर करो। चलो, क्वेश्चन में ओल्ड कंपनी या न्यू कंपनी के थॉट्स में डिफरेंस आ गया। अगेन निकालना गुडविल है बेस्ड ऑन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 2 शांति। चलो मैं रीड करूं, आप अपनी बुक में देखेंगे। बच्चों बुक आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लो, तब तक मैं आपके साथ ये पीडीएफ शेयर कर लूंगी। 2023, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27। पहले तो भैया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालो, बिकॉज जो प्रॉफिट दिया है हम उस पर गुडविल नहीं निकालेंगे। 1,01,000 हम इसको सही नहीं मानते, 1,24,000 हम इससे नहीं मानते, 1,00,000 को हम सही नहीं मानते, 1,40,000 को भी मैं सही नहीं मानती। हुआ क्या पहले पढ़ेंगे। ऑन 1 December 25, इसका मतलब ये वाले साल की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो। हमने कुछ मेजर रिपेयर किया था जिसको हमें कैपिटलाइज करना चाहिए था, मतलब कितने का, 30,000 का एक्चुअली कैपिटलाइज करना था, असेट की कॉस्ट में डालना था, डाल दिया खर्चे में, खर्चे में डाला प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट को ठीक करने के लिए क्या करना होगा, ऐड। तो भाई ये 30,000 हमें ऐड करना पड़ेगा। और अगर ये एसेट की कॉस्ट में होता तो डेप्रिशिएट होता, इसका डेप्रिशिएशन रह गया। 30,000 का दिसंबर में लिया है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का 10% के हिसाब से कितना डेप्रिशिएशन चार्ज होना रह गया, बिकॉज वो कैपिटलाइज नहीं हुआ, वो आएगा 1,000। और जब कोई चीज आप कैपिटलाइज कर दोगे तो कितने से कैपिटलाइज किया आपने, 29,000 से फाइनली, वो नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा, असेट का ओपनिंग वैल्यू। और फिर ये नेक्स्ट ईयर 29,000 पूरे साल के लिए डेप्रिशिएट होगा या नहीं होगा। ये आपने बचपन के इंटर में भी पढ़ा होगा कि जब भी कोई असेट की कॉस्ट में अमाउंट नहीं जाता उससे एसोसिएटेड डेप्रिशिएशन की गलती तो होती है। असेट की कॉस्ट जानी चाहिए थी कितने से, 30,000, वो नहीं गई तो उस साल का भी डेप्रिशिएशन मिस हुआ। क्वेश्चन में सिर्फ नेक्स्ट ईयर की बात ही कर रहा था तो हम उस साल का भी डेप्रिशिएशन मिस करेंगे। तो इसका मतलब 2 सालों का डेप्रिशिएशन मिस हुआ, पहले साल में 4 महीने का, दूसरे साल में 1 साल का। क्वेश्चन WDV मेथड कह रहा था, डिमिनिशिंग मेथड कह रहा था, तो 30,000 पे पहले 1,000 का डेप्रिशिएशन माइनस करो, उस 29,000 पे पूरे साल का डेप्रिशिएशन। समझा। तो बेसिकली कहना ही से ये एक एरर हुआ, ये भी एक एरर है, उसको ठीक कर दिया। एरर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। आगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 24-25, इस साल की बात कर रहे हैं। इस साल क्लोजिंग स्टॉक को हमने गलती से 12,000 ज्यादा डाल दिया। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता है, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा तो नेट प्रॉफिट बढ़ गया, ये भी एक एरर है। ज्यादा रखा था, प्रॉफिट बढ़ा गया, क्या ये प्रॉफिट सही बढ़ा हुआ है, नहीं, इसको क्या करेंगे, लेस। बट ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। तो पिछले साल अगर 12,000 ज्यादा था, कौन से साल, 24-25, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा हुआ। और यही अगले साल क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बना तो खर्चा ज्यादा हो गया, खर्चा ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट कम हुआगा, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, प्लस। तो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक के कारण इंपैक्ट आएगा और यहां पर ओपनिंग स्टॉक। अब आप बोलोगे मैम ये ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग, ऐसा नहीं करेंगे। जब भी क्लोजिंग और ओपनिंग की गलती मिलेगी सिर्फ उसका प्रीवियस ईयर और इमीडिएट नेक्स्ट ईयर पे ही इंपैक्ट दिखाएंगे, बाकी सालों में सोचेंगे नहीं, वरना ये बहुत लंबा चला जाएगा। एम आई क्लियर? फिर से सुनो,
क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा मतलब प्रॉफिट ज्यादा, गलत प्रॉफिट ज्यादा है, कम कर दो, लेस। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो खर्चा ज्यादा, खर्चा ज्यादा तो प्रॉफिट कम, तो ऐड। सिंपल लॉजिक इज दिस। ये भी क्या है? एरर। तो अभी हम सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे हैं? एरर। कंपनी कह रही है फ्यूचर में आई एम एक्सपेक्टिंग अ फर्दर एक्सपेंसेस ऑफ 24,000, जो पहले नहीं हुआ अब होगा। तो फ्यूचर में नई कंपनी ये और खर्चा एक्सपेक्ट कर रही है जो पहले नहीं था अब है। तो नई कंपनी के हिसाब से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकलता है, नई कंपनी के हिसाब से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकलता है। तो मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं ये ठीक करके दूंगी। ये आया 77,000, 1,24,000 माइनस 12,000 माइनस 24,000, ये आएगा 88,000। 1,00,000 प्लस 30,000 माइनस 1,000 प्लस 12,000 माइनस 24,000, ये आएगा 117, 123। 1,40,000 माइनस 2,900 माइनस 24,000, ये आएगा 113100। तो दिस इज माय फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इस पे वेट सप्लाई होंगे तो निकालेंगे वेटेड एवरेज कितना आएगा। पुराने सालों का वेट कम होता है, ये याद रखना। जितना प्रॉफिट का साल नियर टू वो क्या बोलता है, बेचा बेची है कंपनी के, उनका सबसे ज्यादा होता है। 77,000 का वेट होगा 1। तो देखो क्वेश्चन में 1,01,000 था, बट हमने 1,01,000 से गुडविल नहीं निकाला, 77,000 से। ओल्ड कंपनी के प्रॉफिट को फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करिए मेरे बच्चों। 88,000 का वेट है 2, 1,17,000 का वेट है 3, 1,13,100 का वेट है 4, डिवाइडेड बाय वेट्स का सम अप। तो 77,000 इंटू 1 विल बी 77,000 प्लस 88,000, सॉरी 88,000 इंटू 2 1,76,000 प्लस 117, सॉरी 117 इंटू 3 3,51,000 प्लस 113100 इंटू 4 452400 अपॉन 10। ठीक है, निकालो। 77,000 प्लस 176,000,351,000 452400 डिवाइडेड बाय 10। तो मेरा ईयरली प्रॉफिट आता है 105640। और गुडविल क्या है? गुडविल इज इक्वल टू 105640 इंटू फ्यूचर मेंटेनेबल नंबर ऑफ ईयर्स 3 ईयर्स परचेज इंटू 3 क्या आएगा 316920। दिस इज द फाइनल आंसर बच्चा, दिस इज द फाइनल आंसर। एम आई क्लियर? समझ आ गया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? अभी बेटा टैक्स वैक्स नहीं कंसिडर किया, अभी प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं कंसिडर किया है। कॉम्प्लेक्सिटी में हम करेंगे और कॉम्प्लेक्स सम्स में ये करने पड़ेंगे। एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए द बेस्ट तरीका वाज टू टेक द एग्जांपल, वरना मैं कॉन्सेप्ट समझा नहीं पा रही थी। मुझे ये रियलाइज हुआ कि डायरेक्टली अगर मैं बड़े सम सिखाऊंगी फास्ट ट्रैक वाले बच्चों को भी ना, तो वो भी फंस जाएंगे। बट यस, कॉन्सेप्ट सम समझ लो इसको, या फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग का जो भी मैंने लिखा। अब आपको समझ आ गया क्या? तो ये दिमाग में याद रखना। आप जो ये प्रॉफिट बोलते हो ना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये क्लियर रखना। प्रॉफिट का मतलब है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो नई कंपनी बिजनेस में मेंटेन कर पाएगी, पुरानी कंपनी जब बिक जाएगी और वो सारा का सारा व्यू पॉइंट नई कंपनी का चलता है, तो इंश्योर करना कि आप वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए निकालोगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये था सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, मतलब आसान वाले तरीके। अब आ जाते हैं बच्चा, ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है ना, इसको इरेज कर देती हूँ बेटा, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया ना। अब आप लिखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। कैसे लिखा है मैंने हेडिंग में भी, कहा देख लेती हूँ बेटा। स्क्रीन दिख रही थी ना भाई, मेरे को डर लगने लगा जब से उस क्लास के बाद स्क्रीन रुकी है। ओ, फर्स्ट सेकेंड, व्हेन आई टॉक अबाउट बेटा अगेन सुपर प्रॉफिट, याद रखना सुपर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। बट पता नहीं इंस्टीट्यूट की भी गलती है, इसका नाम ही रख देते ना सुपर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब पता है क्या? सुपर से ऊपर, मतलब सुनो मेरी बात। कैसे बताऊं तुम्हें? चलो मान लो तुम्हारी क्लास में रैंक आती है 10th,
किसी और फ्रेंड की क्लास में रैंक आती है फर्स्ट, एंड दोनों अच्छा ही लिखते हो, अच्छा ही पढ़ते हो, दोनों करते हो, बट कुछ ऐसा एज होगा जिसके कारण वो फर्स्ट आता है और आप 10th आते हो। आप कहोगे मैम उसका ना माइंड बहुत शार्प है, वो चीजें भूलता नहीं है। इसका मतलब ही हैज सम सुपर पावर देन यू, एनीथिंग बियॉन्ड। चलो ये पॉइंट समझा। दूसरा, मान लो मैंने भी बिजनेस किया, आपने भी बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने भी 10 लाख बिजनेस में लगाया, आपने भी 10 लाख बिजनेस लगाया, 10 लाख बिजनेस में लगाया, 10 लाख में सारे लोग 10% कमाते ही कमाते हैं, मैं भी कमा रही हूं, आप भी कमा रहे हो सब, बट मैं 10% सिर्फ नहीं कमा रही, मैं 15% कमा रही हूं। आपका दिमाग चलेगा मैम आप 15% कैसे कमा रहे हो जब पूरी दुनिया इस टीचिंग इंडस्ट्री में 10% कमा रही है। तो क्या होगा, मेरी ब्रांड, मेरा हार्ड वर्क, मेरा डेडिकेशन टुवर्ड्स एफआर, मेरा कमिटमेंट टुवर्ड्स एफआर, मेरे पास कंपेटिवली ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, और जब मेरे पास ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, मेरा ज्यादा प्रोडक्ट बिक रहा है, और ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा रेवेन्यू, तो मेरे हार्डवर्क और कमिटमेंट के कारण मैं जो ये 5% बिजनेस में एक्स्ट्रा कमा रही हूँ, दिस इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। और ये सुपर प्रॉफिट आप क्यों कमा रहे हो, बिकॉज आपका हार्डवर्क डेडिकेशन के कारण आपका एक ब्रांड क्रिएट हो रहा है, एक गुडविल क्रिएट हो रहा है, आप उससे भी आप अपने गुडविल का वैल्यूएशन करा सकते हो। तो अगर मैं मार्केट में जो नॉर्मल रिटर्न चल रहा है उस कैपिटल में, नॉर्मली आप जो भी धंधे पे कैपिटल लगा रहे हो, मान लो मैंने 5 करोड़ लगाया, 10 करोड़ लगाया, और हर एक बंदा उसमें नॉर्मली 10% कमाता है, बट अगर आप उसमें 25% कमा रहे हो, तो एक्स्ट्रा जो 15% आप अपने बिजनेस में कमा रहे हो ना, दिस एक्स्ट्रा 15% इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। एंड इस सुपर प्रॉफिट का रीजन यही है, आपका हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कमिटमेंट, एंड ये हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। और इस सुपर प्रॉफिट को अगर मैं कुछ नंबर ऑफ इयर्स तक बेनिफिट उठाऊंगा खरीदने के बाद, तो आपका क्या आ जाएगा, गुडविल। तो अगर आपसे कोई पूछे सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एनीथिंग एंड अबव, ओवर एंड अबव योर नॉर्मल बिजनेस। अगर आप किसी कैपिटल में नॉर्मली ज्यादा कमाते हो, किसी से आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, वो जो एक्स्ट्रा आपकी कमाई है वो आपका डेडिकेशन, हार्डवर्क, ब्रांड, गुडविल, कमिटमेंट, उसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। एंड सुपर प्रॉफिट को आप और कितने सालों तक उठाओगे बेनिफिट, नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगा। इसलिए इन लोगों ने सुपर प्रॉफिट को भी बेस माना है गुडविल निकालने का। चलो तैयार है क्या सारे बच्चे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर से भी ऊपर, याद रखना, योर एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। भाई मेरे को तो समझ नहीं आता, आपका इंस्टीट्यूट इसको लिखता है एवरेज प्रॉफिट, बच्चा इतना परेशान हो जाता, वो जो ओल्ड कंपनी का ओल्ड प्रॉफिट है ना वो यूज करके निकाल देता है एग्जाम में। नहीं बच्चों, ये पूरा चैप्टर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑफ द न्यू कंपनी बेस्ड इज ओल्ड कंपनी माइनस नॉर्मली मार्केट में लोग कितना कमा रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट अमंग नॉर्मल पीपल अमंग दिस कोचिंग इंडस्ट्री। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नोट कौन सा था ऊपर, हमने कौन से नोट पे लिखा है भैया, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अगर आपने मेरे से पूछा तो बस मैं यही पढ़ाना छोड़ दूंगी, ये नोट 1 कर दो भाई, रेफर नोट 1। फंस गया क्या, फंस गया क्या ये स्क्रीन, नोट 1, तो ये नहीं पढ़ा रही मैम। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, बहुत सिंपल है बेटा। मान लो 5 करोड़ मैंने भी बिजनेस में डाला, 5 करोड़ अपने भी बिजनेस में डाला, तो नॉर्मली मार्केट में हर एक बंदा 10% कमाता, दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट। इसको इंस्टीट्यूट लिखता है एवरेज। अब आप बोलोगे मैम ये वर्ड्स मत, बट रिलैक्स होना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, अब दिया है बेटा फॉर्मूला इनटू नॉर्मल, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर तुम्हारा दिमाग चलेगा मैम ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, गाइज ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2 इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। नो, इंस्टीट्यूट ने अपना फॉर्मूला दिया, यू हैव टू लर्न इट, आई कांट हेल्प इट, कर लेंगे ना करते करते। क्लोजिंग कैपिटल जो आपका एंड में होगा, क्लोजिंग कैपिटल जो आपके एंड में होगा, माइनस हाफ द प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर। बट कभी कभी करंट ईयर के प्रॉफिट में कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं,
तो आपको ये फॉर्मूला भी यूज करना पड़ सकता है, हाफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ओल्ड कंपनी। हाफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ओल्ड कंपनी मतलब प्रेजेंट ऑपरेशंस देखने हैं, फ्यूचर के ऑपरेशंस नहीं देखने हैं। या हाफ द एवरेज प्रॉफिट की जगह मैं लिख देती हूं हाफ द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑफ ओल्ड कंपनी, मतलब सिर्फ प्रेजेंट ऑपरेशंस को देख के मुझे बताओ ओल्ड कंपनी का फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है। अगर आप इसको समझ नहीं पाए हो तो सिंपल देखो ना, अगर मैंने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए ओल्ड कंपनी के भी खर्चे प्लस माइनस किए थे, न्यू कंपनी के भी खर्चे प्लस माइनस किए थे, अभी मैंने क्या लिख दिया, हाफ द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट किसके व्यू पॉइंट से, सिर्फ ओल्ड कंपनी। मतलब ओल्ड कंपनी के कोई फालतू के खर्चे जो है एड बैक कर दो, फालतू की कोई इनकम है माइनस कर दो, नए कंपनी का फ्यूचर का मत देखो। एम आई क्लियर? इसलिए मैंने ये पॉइंट लिख दिया, हाफ ऑफ द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑफ ओल्ड कंपनी प्रेजेंट ऑपरेशंस। टेंशन मत लो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, एकदम टेंशन मत लो। एम आई क्लियर? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड is equal to closing capital minus half the profit of current year, correct? या half the future maintainable profit of old company, पूरा का पूरा ओल्ड कंपनी के पर्सपेक्टिव से। मैम ये तो बहुत लंबा जा रहा है। जाएगा बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा, ऑल असेट्स एट फेयर वैल्यू, इसमें इग्नोर ऑल गुडविल। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ चाहे परचेज गुडविल हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो, सबको इग्नोर करेंगे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कभी मत लेना। क्लोजिंग कैपिटल में ये सारी चीजें इसलिए इग्नोर करते हैं, जो पैसा बिजनेस में लगा है बस वो चाहिए। शांति शांति में सब समझाऊंगी। जो पैसा बिजनेस में यूज हो रहा है उसी को क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे। इसीलिए गुडविल इग्नोर करना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इग्नोर करना, फिक्टिशियस एसेट इग्नोर कर लेना, बिकॉज आज के टाइम ये होते नहीं है, बट आपके मॉड्यूल में पुराने क्वेश्चंस में दिए हुए इसलिए लिया है मैंने। इसमें क्या करेंगे, लेस ऑल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू, इससे आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। इसमें ये ले लेना इंक्लूडिंग क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या एनी फंड और रिजर्व इन नेचर ऑफ लायबिलिटी, वो ले लेना। बिकॉज बिजनेस में कितना पैसा फाइनली लगा हुआ है वो देखना है, इंक्लूडिंग क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड फंड एंड रिजर्व इन नेचर ऑफ लायबिलिटी। अभी सिर्फ लिखो बेटा, कुछ पहले आप उसके लिए भी घबरा रहे थे, अब इसके लिए भी घबरा रहे हो। इसमें एक और पॉइंट प्लस माइनस होगा, बट वो बाद में करवाऊंगी, अभी नहीं। करेक्ट? अभी नहीं। करेक्ट 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 देख लो, फिर से लिख लो। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है, जल्दी से, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट वही है जो क्वेश्चन में दिया है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस हाफ द करंट ईयर प्रॉफिट, या वो अवेलेबल नहीं होगा, half the future maintainable profit as per old company, which is also again always after tax. Closing capital का मतलब है all asset at fair value minus all liabilities at fair value. Basically business में कितना पैसा लगा हुआ है, उसमें कभी भी गुडविल नहीं लेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, फिक्टिशियस एसेट नहीं लेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ओनर नहीं मानेंगे, इट इज अ प्योर लायबिलिटी। यहां तक बात समझ आ गई? इसमें एक चीज प्लस माइनस होगी, बट वो अभी नहीं बताऊंगी, वो बाद में बताऊंगी। अभी ऐड किया तो आप घबरा जाओगे। करेक्ट? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? एंड लास्ट में गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, जो भी आपका आएगा, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। एक लंबा लेंदी क्वेश्चन बनता है, बट बहुत आसान बनता है। टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे साथ, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। एक बार ये लेक्चर हो जाए,
दोबारा इसको सुन के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, परफेक्ट हो जाएंगे. इफ market value or present value is missing, take book value in the question. Take book value. Number 2, if capital employed is given in question, if capital employed is given in question, it means it is average कैपिटल एम्प्लॉयड. अंडरस्टूड है बच्चा, वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है. इफ क्वेश्चन डज नॉट स्पीक्स एनीथिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉन ट्रेड. इट इज नॉन ट्रेड. मैं ये सारे अजम्पशन सिखा रही हूँ जो आपके मॉड्यूल में नहीं लिखा हुआ है. करेक्ट. इफ क्वेश्चन सेज ट्रीट प्रेफरेंशियल कैपिटल एज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, मतलब नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स हुए और वो कह रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, देन डू नॉट डिडक्ट इट इन liability for capital employed. Correct. यहां तक बात समझ आ गई. Normal rate of return will always be given in question. अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम. ये नहीं दिया हुआ रहेगा, एवरेज डिविडेंड रेट ले लेना, और वो भी नहीं रहा, एवरेज डिविडेंड रेट इन रिलेशन टू मार्केट ले लेना. बट आप टेंशन मत लो, क्वेश्चन देगा इन रिलेशन टू मार्केट ले लेना. और इसमें एक और पॉइंट है, मैं लिख रही हूं बट वो अभी नहीं समझाऊंगी. 6, डिविडेंड पेबल शुड नॉट बी डिडक्टेड. ये लिख लो, बाद में समझाऊंगी. शुड नॉट बी डिडक्टेड इन कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. इन कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. दिमाग में बेहतरीन तरीके से तुम्हारा फट रहा होगा दिमाग, मुझे पता है, बट आई नो पेशेंस, खेला सिर्फ पेशेंस का है भाई. लिख लिया क्या? चलो 2 मिनट का टाइम देती हूँ, लिखो. तुम भी लिखो, मैं भी जरा ग्रीन टी पीती. लिखो जल्दी से, फटाफट लिख लो. चलो क्विकली. Dividend payable should not be deducted in calculating the capital employed. गाइस इस चार्ट को मैं बाद में धीरे धीरे मॉडिफाई करवाऊंगी, बट एक बार फिर से मेरे साथ याद करेंगे फटाफट. छोटे बच्चों जैसा पढ़ाती मैं बेका फाइनल के बच्चों को. क्विकली, सबसे पहले रिलैक्स. क्या निकालना है? गुडविल. किस प्रॉफिट मेथड से? सुपर प्रॉफिट का मतलब है जो हम एक्चुअली कमा रहे हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. नई कंपनी को कैलकुलेशन करना है, माइनस नॉर्मली बाजार में लोग कैसे कमा रहे हैं, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ योर परचेज ईयर्स. तो वो आप गुडविल निकाल लोगे. प्रॉब्लम ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के ऊपर के तरीके, उससे हम क्लियर है. नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें चाहिए नॉर्मली बिजनेस में कितना कैपिटल लगा हुआ है इनटू रेट ऑफ रिटर्न. बट प्रॉब्लम है बिजनेस में कैपिटल स्टार्टिंग में भी होता है, बीच में भी लोग और डालते, फिर और प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, फिर और प्रॉफिट से कैपिटल एंड होता है. इतना सारा कैपिटल क्रिएट और कम ज्यादा होता है. इंस्टीट्यूट ने कहा हमें चाहिए कौन सा कैपिटल, एवरेज कैपिटल. और एवरेज कैपिटल निकालने का जो हम फॉर्मूला बोल रहे हैं वो बस सुनो.
पूरे साल आपके बिजनेस में क्या हो रहा है हमें उससे नहीं लेना देना, कितना आया फिर कैपिटल घटा फिर प्रॉफिट से बढ़ा फिर ये हुआ, हम इस लफड़े में नहीं फंसेंगे। हमें चाहिए एवरेज कैपिटल, हमें चाहिए एवरेज कैपिटल, और इस एवरेज कैपिटल को निकालने का एक ही फॉर्मूला है, क्लोजिंग कैपिटल जो आपका था उसमें हाफ द ईयर का प्रॉफिट हम आपको माइनस करने की परमिशन दे रहे हैं, जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट है उसका हाफ करके माइनस कर लो। बट अगेन क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो कैसे कैसे, अगर क्वेश्चन क्लोजिंग कैपिटल दे दे तो मजा आ जाएगा, नहीं दे तो आपकी बैलेंस शीट में जितने असेट्स हैं एट मार्केट प्राइस, जो भी लायबिलिटी एट मार्केट प्राइस उसको हम माइनस कर लेंगे, उस वो आपका क्लोजिंग कैपिटल होगा, सब्जेक्ट टू कोई भी गुडविल हम लेंगे नहीं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम लेंगे नहीं, फिक्टिटियस असेट्स हम लेंगे नहीं, एंड प्रेफरेंस शेयर अगर लायबिलिटी का पार्ट है तो लेंगे, अगर वो इक्विटी का पार्ट है तो नहीं लेंगे। ये सारी बातें मैंने आपको बोली है। अब बोलने में और हकीकत में बहुत फर्क है, इसके बहुत सारे नोट्स मैंने लिखा है, प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा आएगा, बोल बोल के करेंगे आएगा, पहले हार नहीं मानेंगे। सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन कराती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। चलो एक इजी क्वेश्चन करते हैं, फिर बाद में टेंशन ले लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये बेटा बेस बिल्डिंग क्वेश्चन है बेटा, इसलिए फर्स्ट डन सेकेंड डन थर्ड डन फोर्थ। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने दे दिया, ये क्या है, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। भाई एवरेज प्रॉफिट का मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैपिटल इंप्लॉयड दे दिया, जब भी क्वेश्चन कैपिटल इंप्लॉयड देगा मैंने बोल रखा है इसका मतलब क्या होता है एवरेज कैपिटल। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दे दिया, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, दिस रिक्वायर, तो ये सारे फॉर्मेशन हमें करने बहुत आसान है। क्या है, चलो ये तो एक इजी क्वेश्चन, मैम आप इजी करा देते हो फिर हमको होमवर्क दे दोगे, नहीं ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, चलो पहले तो बताओ गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। स्टेप बाय स्टेप चलो, गुडविल चाहिए, पहले सब में क्लैरिटी रखो, चाहिए क्या, गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, बहुत अच्छा। फिर बच्चों हमें क्या चाहिए, अब हमें प्रॉब्लम है सुपर प्रॉफिट चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स तो दिए 3, यहां लिख देती हूँ बेटा, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स तो दिए बट ये मिसिंग है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन का भला है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट भी दिया है बट ये क्वेश्चन मार्क है, क्या करे भाई। फिर हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें क्या चाहिए, नॉर्मल हम क्या कमा रहे हैं, नॉर्मल का मतलब होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया और मैंने कहा था जब भी कैपिटल एम्प्लॉयड से बोल रहा है समझ जाना वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और भाई मेरे बच्चों, ऑब्वियसली आप बहुत छोटे मुझसे, मैं एक बात बताऊं, बैलेंस शीट देगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, बिना बैलेंस शीट के इकाई का कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले, कौन निकाल सकता है, तो बहुत बढ़िया, बैलेंस शीट ना दे तो सम आसान है। तो यही मेरी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो इसका मतलब मेरे धंधे में पैसा कितना लगा हुआ है, मेरे धंधे में 20 लाख लगा हुआ है, तो जिनके भी धंधे में 20-20 लाख रुपया हुआ है वो सब 10% कमा रहे हैं, तो 20 लाख का 10%, इसका मतलब नॉर्मली 20 लाख अगर धंधे में लगाओगे और बाजार की रिटर्न एक्सपेक्टेड 10% है, नॉर्मली हम 2 लाख कमा लेते हैं। और मैं मेरे बिजनेस में कितना कमा रही, 2.5 लाख, 2.5 लाख। नॉर्मली लोग 2 लाख कमा रहे हैं, मैं 2.5 लाख, तो इसका मतलब मैं ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, मेरा डेडिकेशन ज्यादा है, मेरा कमिटमेंट ज्यादा है, मेरा हार्ड वर्क ज्यादा है। और ये हार्ड वर्क को क्या बोलते हैं बच्चा, सुपर से ऊपर का प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब नॉर्मल से मैं 50,000 एक्स्ट्रा क्यों कमा रही हूँ, दिस इज सुपर प्रॉफिट, एंड दिस सुपर प्रॉफिट इज माई नथिंग बट माई ब्रांड। एंड ये सुपर प्रॉफिट खरीदने वाला बंदा अगले 3 साल तक बेनिफिट रखेगा, इसलिए गुडविल का फाइनल आंसर कितना आएगा, 1,50,000। इसका मतलब बेटा स्टेप बाय स्टेप चलो, घाई मत करो, स्टेप बाय स्टेप अपने दिमाग को रिकॉल करो क्या दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे तो आसान होगा, घाई घम करेंगे तो गड़बड़ होगा ही, फटाफट जाएंगे तो गड़बड़ हो गई। और अगर गड़बड़ नहीं चाहते हो तो मत ऐसा करो, मत ऐसा करो, आराम आराम से करो, आराम आराम से करो। क्या बच्चों ये बात समझ आई, फटाफट बताएंगे फटाफट।
रिकॉर्डिंग बरोबर हो रही है ना? यस मैम। मैम बस एक और क्वेश्चन कराओ और सेशन को एंड कर दो। आपने ये जो भी बोला है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से कराओ जिससे हमको समझ आ जाए और हम पहले इसको रिवाइज करेंगे। चलो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। पक्का? यस मैम, सुनेंगे। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स, भाई इसको ओल्ड लिख दो, ये ईयर एंड लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट इज एज फॉलोज। गुडविल, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में डाल रखा है, टैक्स फ्री 5% कमाते हैं। करंट एसेट प्रीलिमिनरी, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स एंड डिस्काउंट्स क्या होते हैं? फिक्टिटियस एसेट। आप मतलब समझा क्या? हाँ, वो पुराने बचपन में, नई बैलेंस शीट में देखने को नहीं मिलता, बट ठीक है। 8% प्रेफरेंस शेयर, इनको डिविडेंड 8% से, इक्विटी शेयर, रिजर्व में टैक्स का प्रोविजन डाल दिया है, 8% डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी दिया नहीं है यार, मुझे गुस्सा आ गया। इंटरेस्ट बिना माइनस किए, टैक्स बिना माइनस किए, भाई हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। इंटरेस्ट भी डाला नहीं है, ऑब्वियसली इंटरेस्ट जब तक डलेगा नहीं टैक्स नहीं निकलेगा। पहले सारे खर्चे तो डाल, फिर तो टैक्स डालेंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन में स्टार्ट टू एंड सब आपको करना है। एंड उसके लिए किस पे भरोसा रखना पड़ेगा? अपने टीचर पे, स्नेहा मैम पे। द मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन इंक्लूडेड इन द असेट इज 5000 मोर। चलो, इसका सिर्फ मार्केट प्राइस दिया है कि भाई इसको 5000 और महंगा बेच लेना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक तो पहली बात समझ लो, बैलेंस शीट दिया है ना, सुपर प्रॉफिट ही होगा। सुपर प्रॉफिट में अगर सारी बातें समझ आ गई ना तो आगे के सारे मेथड्स आसान है। सुपर प्रॉफिट की सारी बातें आगे भी रिपीट होगी, बट एकदम स्लो जाऊंगी। रिलैक्स, रिलैक्स, स्टेप बाय स्टेप। क्या मेरे साथ तैयार है? क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4। रंग बिरंगा आपके लिए बनाती हूं बेटा। पहले एक बार हंसो दो, सारे बच्चे एक स्माइल दो। ऐसा पढ़ते हो जैसे पता नहीं क्या मनुष्यत छा गई है। अग्रीड, फाइनल में हो, बट जितना रिलैक्स होके पढ़ोगे ना उतना पेपर अच्छा जाएगा। पहली बार किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने में ना टाइम लगता है, हमको भी लगता है, करेक्ट? इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक्सेप्टेंस इशू, एक्सेप्टेंस इशू, थोड़ा सा तो रिलैक्स हो। पहली बार, पहली बार पढ़ रहे भाई, अपने आप को, अपने ब्रेन को प्रिपेयर तो होने दो। और आज ब्रेन थोड़ा प्रिपेयर्ड है, कल और बेटर होगा। जब इंडेस 116 भी स्टार्ट किया था, 16 भी स्टार्ट किया था, हर चीज को टाइम लगता है, इसीलिए तो 3 रिवीजन बोला गया है। नहीं तो कल पेपर देने नहीं दिलवा देती क्या तुमको? पहली बात, अपने आप को जज करना छोड़ दें, जो कर रहे हैं उस पर दिल से करें, एंड अपने आप पे भरोसा रखें कि जो आपने किया है अच्छे से किया, करेक्ट? एंड जो आप पढ़, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, अगर आप उसको कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो। अगर आप इसको रिलैक्स मोड से नहीं पढ़ेंगे, फंस जाएंगे। आप देखो, मैं तुम्हारे लिए इसको एकदम स्लो लेके जाती हूँ। चलो, स्टेप बाय स्टेप, चलो धीरे धीरे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट इज मिसिंग, नंबर ऑफ ईयर्स 3। जैसे ही सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा, गुडविल मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट इज डन। चलो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर देती हूँ। 1 इज डन। 2, ताकि आपको स्टेप से याद हो जाएंगे कितने स्टेप्स करने हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये भी मिसिंग, ये भी मिसिंग, बिकॉज नॉर्मल प्रॉफिट के लिए अलग कहानी। थर्ड, पहले निकाल देती हूं मैं आपके लिए एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्वेश्चन बता रहा है कितना प्रॉफिट हमने कमाया। माई नो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 35,000। करेक्ट? सबसे पहले इसमें क्या माइनस करना पड़ेगा? डिबेंचर का इंटरेस्ट। जो माइनस नहीं किया करो, बिकॉज डिबेंचर का इंटरेस्ट एक प्योर एक्सपेंस है, हमारी भी कंपनी में होगा, नई कंपनी में भी होगा, तो ये प्योर खर्चा है। डिबेंचर का 50,000 का 8%, 4,000, ये नॉर्मल खर्चा है, करेक्ट? क्वेश्चन में टैक्स का रेट नहीं दिया है, हमें कुछ पता नहीं है, बट क्वेश्चन कह रहा है इस बार हमने 10,000 का प्रोविजन बनाया था,
मैं यही इस बार का खर्चा भी मान रही हूं। 10,000 का टैक्स का प्रोविजन, तो ये मेरा आया फ्यूचर मेंटेनेबल, ये मेरा आया 21,000 का प्रॉफिट एज पर ओल्ड एंटिटी। बट हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट चाहिए होता है, हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट चाहिए होता है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब है जो प्रॉफिट पुरानी कंपनी कमा रही है, क्या वो नई कंपनी मेंटेन कर पाएगी क्या? तो मैंने जब एनालिसिस किया, हाँ डिबेंचर इंटरेस्ट मेरा भी खर्चा, उनका भी खर्चा, टैक्स मेरा भी खर्चा, उनका भी खर्चा, बट बैलेंस शीट में अगर आप देखो, ये मैंने आपको बताया था, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के अंदर अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम जुड़ी हुई है तो नई कंपनी उसको कभी नहीं कमाती, इवन पुरानी कंपनी लेती है, नई कंपनी उसको लेती नहीं है। क्वेश्चन में देखो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, देखो ना बच्चा बैलेंस शीट में एक इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मैंने क्या बोला, इसको हमेशा क्या मानेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। थैंकफुली ये टैक्स फ्री है, ये इसलिए मैंने टैक्स फ्री दिया है बिकॉज आपको टैक्स का इंप्लीकेशन अभी मैंने सिखाया नहीं है, मैंने पहले टैक्स माइनस कर दिया, इसलिए इसलिए जानबूझ के इसको टैक्स फ्री रखा है, बट छोड़ो अभी से कौन। तो ये 20,000 का जो 5% कंपनी कमाने वाली 1,000, वो ओल्ड कंपनी की इनकम है, बट नई कंपनी की इनकम कभी नहीं बनती है। हमें चाहिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ओल्ड कंपनी में ऐड होके आया होगा, फ्यूचर वाली कंपनी को मिलने वाला नहीं है, क्या करेंगे, लेस 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 लेस, चलो लेस कर दो, लेस कर दो, लेस कर दो, लेस कर दो, लेस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कितना लेस करेंगे, 1,000, बताओ ये कितना आ जाएगा, 20,000। अभी और रुको और रुको और रुको, ये तो बातें थी जो मैंने आपसे कही थी। उसके अलावा एक मैंने प्योर पॉइंट लिखा था, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड तो माइनस होगा ही होगा, बिकॉज ये जो प्रॉफिट है दिस इज आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, बिफोर डिविडेंड। और मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में आपको आफ्टर टैक्स, आफ्टर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड होना चाहिए। मतलब ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन रहना चाहिए, इक्विटी। मतलब पुरानी कंपनी के जो खर्चे इनकम आप नहीं लेने वाले उसको रिवर्स कर दो, नई कंपनी के जो खर्चे इनकम आएंगे वो ले लो जो पुरानी में नहीं था, उसके अलावा टैक्स का इंपैक्ट डालो, उसके अलावा पुरानी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी माइनस करो, बिकॉज ये होली एंड सोली फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट किसके लिए, इक्विटी के लिए। और अभी तक हमने डिविडेंड ट्रीट नहीं किया बिकॉज आपको पता है डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन, इंटर के ग्रुप 2 में पढ़ा होगा, प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी का डिविडेंड क्या होता है, एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो मुझे बताओ प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कितना बनता, प्रेफरेंस शेयर का 8% डिविडेंड, 50,000 का 8%, तो ये भी माइनस कर दो, माइनस ये मैंने आपको बोला था प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड 50,000 का 8%, तुम्हारे नॉलेज के लिए 8%, 50,000 का 8%, ये 4,000 माइनस होगा, तो बताओ व्हाट इज माय फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, 16,000। जो भी मैंने बातें वहां लिखवाई थी वहां लिख दिया, तो यहां पर आप अपना फिगर डाल दो 16,000, थोड़ा सा तो आप रिलैक्स हो गए। क्या बात समझ आई, तोड़ तोड़ के समझा रही हूँ बेटा, अब आ जाओ। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। भाई साहब ये क्वेश्चन मार्क है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। मैं फिर आगे नहीं चल सकती, फिर से मेरा स्टेप आ जाएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, धीरे धीरे करो बेटा, धीरे धीरे करो। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड माइनस हाफ द करेंट ईयर प्रॉफिट। ये नहीं हो तो आप यूज कर सकते हो हाफ द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ओल्ड कंपनी। ये मैंने आपको लिखवाया था भाई, मेरे पास ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, बस स्टेप बाय स्टेप चलो। 6
पहले निकाल लो क्लोजिंग कैपिटल एट एंड, क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड, क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड। चलो फटाफट क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड निकाल, चलो बच्चों निकाले क्या बच्चा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है सिंपल असेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब नेटवर्थ चाहिए हमें एट मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस इफ गिवन, एक्सक्लूडिंग गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिटियस एसेट। जो बात बोली है बस उस पर स्टिक करो, एंड फिक्टिटियस एसेट्स। बेसिकली बिजनेस में कितना कैपिटल लगा हुआ है ये भी इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब कुछ इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताओ गुडविल 10,000 नहीं लेंगे, फिक्स एसेट्स का मार्केट वैल्यू कितना हो गया 1,85,000, इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड नहीं लेंगे, करंट एसेट्स कितना है बच्चा 1,00,000 लेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स नहीं लेंगे, फिर क्रेडिटर्स कितने के बेटा 25,000 लेंगे, ले लो, करेक्ट 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 यस, 8% डिबेंचर्स लेंगे, मेरी लायबिलिटी है, इसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं दिया बैलेंस शीट में इसलिए कुछ नहीं लेंगे, खर्चे में इसलिए माइनस किया बिकॉज इंस्टीट्यूट माइनस करना भूल गया था। चलो फिर रिजर्व्स का कुछ लेना देना नहीं है बट टैक्स की लायबिलिटी लेंगे, इट इज माई प्योर लायबिलिटी, रिजर्व्स इक्विटी को बिलोंग करता है सिर्फ टैक्स लेंगे, इक्विटी शेयर का कोई लेना देना नहीं है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करेंगे कितने से 50,000, उसका डिविडेंड भी अज्यूम करेंगे पे हो चुका है इसलिए पेबल में खड़ा नहीं है, तो 1,85,000 प्लस 1,00,000 माइनस 25,000 माइनस 50,000 माइनस 10,000 माइनस 50,000, ये आया 1,50,000। 1,50,000 मेरा क्या आया बेटा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, लिख दो यहां 1,50,000 मिल गया, ये फिगर से तो हम फ्री हो गए। अब हमें चाहिए हाफ द करंट ईयर प्रॉफिट, सेवेंथ हाफ द करंट ईयर प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में करंट ईयर का प्रॉफिट दिया नहीं है, इस क्वेश्चन में करंट ईयर का प्रॉफिट एग्जैक्ट कितना कमाया वो नहीं दिया है, हमें रिजर्व्स दे रखा है। देखो ना बच्चा अपने पास रिजर्व्स है, अपने पास रिजर्व्स है, अपने पास रिजर्व्स है टोटल। आप कहोगे मैम दिया है ना एवरेज प्रॉफिट, वेरी गुड, बट ये एवरेज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स है और हमें क्या चाहिए, हमें करंट ईयर का फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट चाहिए। अब जल्दी से बताएंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए होता है, हमें पूरा का पूरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, ओल्ड कंपनी, मतलब न्यू कंपनी के कोई फ्यूचर के खर्चे या न्यू कंपनी का कोई फ्यूचर का इनकम नहीं आना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं जरा यहां पर देखिए, जरा यहां पर देखिए, यहां पर सारे के सारे इनकम और खर्चे ओल्ड कंपनी के ही हैं। ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओल्ड कंपनी का, ये इंटरेस्ट डिबेंचर्स ओल्ड कंपनी का, ये टैक्स ओल्ड कंपनी का, ये इंटरेस्ट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट भी नॉन रेकरिंग के कारण किसके व्यू पॉइंट से है, नो ओल्ड कंपनी में, ओल्ड कंपनी की बुक्स में आया था इसलिए रिवर्स किया, एंड प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी किसका ओल्ड कंपनी का। कैन आई से ये 16,000 लकीली सम में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट एज पर ओल्ड कंपनी ही हो गया बिकॉज मेरे पास प्लस माइनस करने को न्यू कंपनी का कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल था ही नहीं, तो जो ऊपर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकला वही नीचे का फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हो गया, बट ये हर समय नहीं होगा, हो सकता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ऊपर जो निकला और जो नीचे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है उसमें डिफरेंस आ सकता है अगर नए कंपनी का फ्यूचर एक्सपेंस या फ्यूचर इनकम दे दे। तो याद रखना आपके इस केस में मैंने सम को इजी रखा, हाफ द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट किसका, ओल्ड कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब न्यू कंपनी का खर्चा या इनकम अगर नहीं आ रहा, लकीली इस क्वेश्चन में यही 16,000 बन रहा था, तो ये कितना आ जाएगा 8,000। 8,000 समझ आया या नहीं समझा बेटा, 8,000। अब यहां लिख दो ये कितना बना 8,000, तो आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1,42,000, आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया, उसको यहाँ फिट कर लो, 1,42,000 का 10% ये आ गया 14,200। देखो ना टोटल आपके 7 स्टेप्स बनेंगे, रिवर्स ऑर्डर में चाहते जाओ,
14,200, नॉर्मल प्रॉफिट मेरा आया 14,200। तो बताओ, नॉर्मली लोग कमा रहे हैं 14,200, मैं ही कमा रहा हूँ 16,000, मैं कितना एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ 1,800, और ये सुपर प्रॉफिट 1,800। अब ऊपर बैठा दो तो बताओ आप कितना कमा रहे हो, आपकी गुडविल 5,400। बच्चे कह रहे मैम इतना बड़ा सम किया और आंसर आया तुगु सा 5,400। बट मेरे को एक बात बताओ बच्चों, समझ आया क्या मैं कितना स्विफ्टली आपको लेके गई? तो देखो, आपको अगर याद रखना है ना, टोटल इसके 7 स्टेप्स बनेंगे। अगर आपको ये चाहिए ना, ये भी लिख लो। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट इन रेस्पेक्ट ऑफ ओल्ड कंपनी, नो income and expenses of future that will be incurred by new company। और ये कौन सा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है बेटा? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ओल्ड कंपनी। और यहां जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, ये भी लिख देती हूँ, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ओल्ड प्लस न्यू कंपनी का व्यू पॉइंट, ताकि किसी भी बच्चे को रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं हो। भाई मैं मेरा नॉर्मल रिटर्न देख रही हूं ना, ओल्ड कंपनी अपने हिसाब से अपना नॉर्मल रिटर्न देख रही है। तो ओल्ड कंपनी ने कितना कैपिटल डाला अपने बिजनेस में, उसमें उसने कितना साल के में कमाया, तो पूरा पर्सपेक्टिव ओल्ड कंपनी का है। सिर्फ हमें मार्केट में देखना है कि जिसको गुडविल देना है वो क्या बोलेगा कि भाई मेरे को बता तू नॉर्मली कितना कमाता है तेरे सिचुएशन में। तो ओल्ड कंपनी अपनी सिचुएशन का नॉर्मल प्रॉफिट बताएगा, बट नई कंपनी जब उस नॉर्मल प्रॉफिट को कंपेयर करेगी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में, वहां पर वो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट लेगी जो दोनों का पर्सपेक्टिव यूज करेगी, एंड उनका जो डिफरेंस होगा दैट इज योर सुपर प्रॉफिट, एंड उस पर गुडविल लगेगा। तो याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो ये वाला है, यहां पर ओल्ड एंड न्यू का पर्सपेक्टिव लगेगा, बाकी पूरा सम ओल्ड के पर्सपेक्टिव से जाएगा। एम आई क्लियर? जल्दी से देखेंगे, यहां तक बात समझ आ गई क्या? यहां तक बात समझ आ गई क्या? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स, ऐसे 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 करके मैंने टोटल इसके कितने स्टेप्स बनेंगे, 7 स्टेप्स। याद करने तो कर भी लो, सुपर प्रॉफिट मेथड विल इंक्लूड 7 स्टेप्स। 7 स्टेप्स। वो कहते हैं ना बेटा 7 सिस्टर्स, अपने इंडिया के 7 सिस्टर्स, वो मणिपाल, मिजोरम है ना, इसको याद करने का तरीका सुपर प्रॉफिट 7 सिस्टर्स, 7 स्टेप्स। एंड राइट फ्रॉम गुडविल, गुडविल से स्टार्ट करो। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओल्ड एज वेल एज न्यू कंपनी। देन कम्स योर फोर्थ स्टेप, which is your normal profit is equal to average capital employed into normal rate of return. Average capital employed is equal to closing capital minus half the current year profit या future maintainable profit point of view of old. And closing capital निकाल लो, which means assets and liabilities at market price including preference share capital if it is not the part of equity, excluding fictitious assets, all goodwill and non-trade investment, and current year का profit भी निकाल लो। हो सकता है ये कभी 8 स्टेप्स बन जाए अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको कैलकुलेट करना पड़ गया, बट 99% वो सम में दिया रहेगा। गाइस मजा आ गया क्या? मजा आया क्या? आई होप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया। अगर बेटा थोड़ा सा भी मैंने इसको एकदम अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको ये साथ पहुंचाया ना, तो प्लीज एक रिवर्ट जरूर करना कि मैम मतलब एकदम दिमाग खोल दिया आपने जो हमारा फंसा हुआ था। एंड मैंने बार बार दोहराया है, स्टेप पे चलेंगे, स्टेप पे चलो, स्टेप पे चलो, स्टेप बोल बोल के करो। एंड याद रखना, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड इज मतलब सिंपल याद रखना, क्या पैसा बचा है बिजनेस में इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या प्रॉफिट बचा है बिजनेस में इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देना। एम आई क्लियर? किसी को कोई तरीके की समस्या अभी तक? अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताना। एंड आई होप द सेशन इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। मिलते हैं अगले सेशन में जहां पर हम और डिटेल में बातें करेंगे इससे रिलेटेड, एंड बचे हुए 2 मेथड्स है कैपिटलाइजेशन और एन्युइटी कंप्लीट करके बहुत ज्यादा सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। अब आप कहोगे मैम पीडीएफ तो आपने इसका दिखाया ही नहीं। टेंशन मत लो, अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, बिकॉज उसमें ऐसा कुछ नहीं है। यही जो मैं यहाँ नोट्स में लिखा रही हूँ वही वहां लिखा है, बट उसकी उतनी जरूरत नहीं है। फिलहाल सेशन ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, एंड करते हैं सेशन को, एंड अगले सेशन में शेयर करूंगी आपके साथ सारे पीडीएफ्स भी। थैंक यू सो मच बच्चों।